So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes today we are starting with the second year semester 4 syllabus. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा डीएसए. ठीक है, वैसे तो मैं M3 से स्टार्ट करने वाली थी लेकिन ठीक है हम डीएसए से ना मतलब थोड़ी सी इजी चीज से स्टार्ट कर लेंगे एंड देन हम जो है आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा इजीली सब चीजें समझ में आ जाएंगी. तो चलिए डीएसए का स्टार्ट करते हैं एंड यस बहुत ज्यादा इजी सिलेबस है हमारे सेमेस्टर 4 का. हाँ थोड़ा सा ट्रबल करेगा, M3 आपको ट्रबल कर सकता है, माइक्रो प्रोसेसर डीएसए ट्रबल कर सकता है, लेकिन हाँ अगर आप वैसे ही सिंसियरली पढ़ोगे जैसे अभी तक आप मेरे साथ पढ़ते आए हो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगी सारी चीजें. तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने सिलेबस के साथ. एंड यस दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो ऑन योर डीएसए यूनिट 1. ओके, तो यहाँ पे हम जो है पढ़ने वाले हैं हैशिंग के बारे में. तो ये हैशिंग क्या होता है? बेसिकली हमने पहली बार ये वर्ड सुना होगा मे बी अगर आपने मतलब अभी मेरे साथ ही स्टार्ट कर रहे हो, अदरवाइज अगर आपने कॉलेज से पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि क्या हैशिंग एग्जैक्टली होती है. लेकिन यस अब ये वीडियो के बाद आपका बहुत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट एंड ये कॉन्सेप्ट क्लियरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? देखो हमने सेमेस्टर 3 के अंदर पढ़ा एफडीएस. एफडीएस क्या था? हमारा फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. फंडामेंटल्स का मतलब क्या था? ये हमारा था बेसिक्स. बेसिक्स बोल के भी ये चीज हमें कुछ हार्ड गई थी, राइट? लेकिन अगर एफडीएस आपको हार्ड जा रहा है इसका मतलब कि डीएसए उससे भी ज्यादा आपको हार्ड जाएगा. समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों? क्योंकि एफडीएस क्या था? हमारा बेस था. अगर बेस क्लियर है आपका, आपने बहुत ज्यादा सिंसियरली बहुत ज्यादा ठीक से उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, जब भी हमने एफडीएस की चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से सब चीजें पढ़ाई हुई है सेमेस्टर 3 के अंदर एंड वो चीजें आपकी जो है बहुत यूजफुल होंगी अगर आप डीएसए को है ना अच्छे से करना चाहते हो तो. एंड डेफिनेटली डीएसए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखो हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग, राइट? आप इंजीनियर्स बनने वाले हो डेफिनेटली एंड इंजीनियर बनने के लिए हमें चाहिए होती है एक जॉब. ठीक है, इंजीनियर तो हम बन जाएंगे, हमें डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो जॉब हमें मिलेगी वो हमें क्या 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 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है आपको बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोलने जा रही हूँ. तो आपको पता है कि जो इंटरव्यूज आपके होते हैं है ना, इंटरव्यूज आपके होते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज आपसे पूछी जाती है इंटरव्यूज में या टेक्निकल राउंड आप बोल लो उसके अंदर आपको पूछा जाता है डीएसए. ठीक है, अब बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इस डीएसए की कोई परफेक्ट मतलब एक ही लैंग्वेज हो कि जिसमें आपको इसको करना है. जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस है मैं बोल सकती हूँ वो होंगी आपकी या तो C++ या फिर जावा. ठीक है, आप बोलो तो मैं इन दोनों में से किसी एक पे एक परफेक्ट डीएसए ट्यूटोरियल भी लेके आ सकती हूँ, लेकिन सब कुछ ऑलरेडी चैनल के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है. अगर आप एकेडमिक्स के साथ चलोगे तो आपका डीएसए अच्छे से हो जाएगा, लेकिन हाँ जो प्रैक्टिस एक्चुअल इंटरव्यूज के लिए लगती है वो जो है यहाँ पर एकेडमिक्स में होना मुश्किल है. क्योंकि एकेडमिक्स पे हम ज्यादातर फोकस करते हैं डेफिनेशंस पे, हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे. वैसे भी जैसे ये यूनिट 1 की मैं बात करूं तो हैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कोड में भी आना चाहिए. प्रैक्टिकल्स में हम देखते हैं तो हाँ हमें कोड में ये मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा हैं एंड आपको एग्जाम्स में भी कोड कोई पूछेगा नहीं. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपके इंटरव्यू के लिए परफेक्ट नहीं है मैं ऐसा बोलूंगी, क्योंकि अगर यहां से आप पढ़ोगे ठीक है कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, लेकिन यस आप जो है जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे मतलब आज जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ाऊंगी आप उनको कोड में इंप्लीमेंट करना सीखो. आप जाके इनके ऊपर डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करो. आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, मे बी लीड कोड हो गया, आपका हैकर रैंक हो गया, कोड शेफ हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है आप उन पे जाके डीएसए प्रैक्टिस कर सकते हो. ये मतलब सारी चीजें मैंने आपको अकेडमिक से बाहर जाके बताई है क्योंकि ये सब चीजें अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के आप सेकेंड सेम में हो, यानी कि आप सेम 4 के अंदर आ गए हो एंड आपका मतलब 4 ऑफ 8 आपका मतलब अभी चल रहा है. इसका मतलब कि सिंपल अब आपके पास और 4 सेमेस्टर हैं जिनमें आपको अच्छी सी मेहनत करनी है एंड डेफिनेटली आपको एक अच्छी ड्रीम जॉब अपनी मिल जाएगी. उसके लिए आपको सबसे ज्यादा चीज को जिसको प्रिपेयर करना होगा वो होता है डीएसए. ठीक है, तो ये डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको आज बता दिया. ठीक है, एंड बहुत ज्यादा और चीजें हैं जो कि हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं जो कि हमने एफडीएस में नहीं पढ़ा. एफडीएस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? देखो हमने एरेज को समझा
है ना, हमने एरेज को समझा, हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा लिंक लिस्ट का। ये हमेशा याद रखो, अगर आपका लिंक लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो आप डीएसए के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। सो प्लीज आपके पास जितना भी आपको फ्री टाइम मिलता है, मे बी आपको पूरे वीक में कभी टाइम नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ संडे का दिन मिल रहा है जिसमें आप रिलैक्स्ड हो, आप उस दिन प्लीज लिंक लिस्ट को अपना जरूर रिवाइज करना। बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा सेमेस्टर 3 का था सिलेबस, बिल्कुल भी नहीं। आप डीएसए के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसका लिंक लिस्ट के अंदर, एरे के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट जो है ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको जो भी दिन मिलता हो, ये संडे तो बहुत ज्यादा ऐसा बोल सकते हो कि वर्स्ट केस में सिर्फ संडे ही मिल रहा हो, बाकी आप अगर खुद से छुट्टियां ले रहे हो या फिर आपको कोई भी छुट्टियां मिल रही है, टाइम मिल रहा है आपको, तो प्लीज प्लीज लिंक लिस्ट को जरूर रिवाइज करना एंड देन अपने डीएसए पे आना। बहुत ज्यादा ये जो है ना ऐसी चीजें जो आपको कोई बताएगा नहीं, इसीलिए मैं आपको जो है बहुत ज्यादा क्लियरली ये चीजों को मेंशन कर रही हूँ कि आप अगर ये करोगे तो आपका डीएसए जो है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप बोलो तो मैं हर कॉन्सेप्ट का कोड भी लूंगी। आप अगर बोलो, देखो आज की वीडियो में मैं कोड नहीं लूंगी हैशिंग का, क्योंकि जो अकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है आई विल टेक दैट, ओके। लेकिन अगर आपको कोड भी चाहिए, डेफिनेटली आपको मेरे साथ डीएसए की भी प्रैक्टिस करनी है अपने टेक्निकल्स के लिए, अपने इंटरव्यूज के लिए, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर यूनिट के बाद मैं आपको उसका कोड भी कोड के लिए भी जो है ना वीडियो बना के दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो, मैंने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स हैं वो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दी हूँ एंड जो डीएसए का यूनिट 1 है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जिन लोगों ने वो नोट्स देख लिए होंगे, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं उन्होंने, तो उनको पता होगा उसमें मैंने सारे कोड्स भी दिए हैं, ठीक है। तो पढ़ने की जरूरत एकेडमिक्स के वक्त तो नहीं है, लेकिन हाँ बाय चांस अगर एकेडमिक्स में भी कोड आ जाता है तो आपका लक है, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एफडीएस में हमने देखा था कि जो इंपॉर्टेंट हमने देखा था जो कि ज्यादातर रिपीट हो रहा था, वो रिपीट ना होके और भी एक्स्ट्रा चीजें आई थी, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप कोड भी अच्छे से करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो पढ़ाया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी। एंड सारे के सारे यूनिट्स आप देखो डीएसए के, आपके ज्यादातर अब आपको कोडिंग देखने मिलेगी। थ्योरी तो आपको दिखेगी ही, थ्योरी के साथ साथ आपको कोड भी करना होगा, तो कोड करना आना हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बिल्कुल भी कोई भी लैंग्वेज जो है ना इसके लिए प्रोहिबिटेड नहीं है कि आपको सी में करना है, सी प्लस प्लस में करना है, पाइथन में करना है, जावा में करना है। आपको जो भी लैंग्वेज इजी लगे आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अभी तक के लिए आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे एंड ये जो डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको समझा दिया होगा। तो देखो ये सारी नॉलेज आपको पहले से थी कि हाँ डीएसए इंपॉर्टेंट है, अब डीएसए आपके अकेडमिक्स में आ गया है, तो ये सारी चीजें जो है आपको प्लीज मतलब मैनेज करते हुए चलना है। अकेडमिक्स भी आपको उसी हिसाब से करना है एंड आपको उसकी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी है, तो दोनों भी चीजें आपकी अच्छी से बैलेंस होती जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला, एफडीएस के अंदर हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। अब डीएसए के अंदर क्या एक्स्ट्रा आ गया है, ये ए एक्स्ट्रा आ गया है। इस ए का मतलब क्या है, अल्गोरिदम्स, ठीक है। तो ये अल्गोरिदम्स आपको हेल्प करेंगी क्या, जो आपका मेन डीएसए है उसको कवर करने में, ठीक है। हमने डेटा स्ट्रक्चर्स तो अच्छे से पढ़ लिए, अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम्स को पढ़ना है। बहुत सारे अल्गोरिदम्स है, इनके अंदर हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारे डीएसए का, वो हमारे ट्रीज होंगे, हमारी ग्राफ्स होंगे, जो कि हमने लास्ट सेमेस्टर के अंदर डीएम में पढ़ा था, है ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हमने इन चीजों को कवर किया था, तो वो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको भूलना नहीं है, वो ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी लगाने हैं, ठीक है। तो मैं इतना बड़ा जो अभी यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ये मैं आपको यूनिट का तो अभी मैंने नाम भी नहीं लिया है, जस्ट मैं डीएसए के बारे में आपको बता रही हूँ। क्यों, क्योंकि इसकी नॉलेज एंड इसकी इंपॉर्टेंस आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो चीजें हो गई आपकी डीएसए के बारे में एंड आपको अब समझ में आ गया है कि हाँ इस सेमेस्टर में आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है एंड दैट्स ऑल। अब अपने जो है ना अपने यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेट मी रब दिस। नाउ लेट अस फोकस ऑन आर हैशिंग, ठीक है। तो जो यूनिट 1 है हमारा, वो आपका पूरा डेडिकेटेडली हैशिंग के ऊपर है एंड ये यूनिट आपका सबसे ज्यादा सिंपल है, ये भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो ये जो चीजें हैं, देखो आपको हैशिंग समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा सिंपल आपको लगेगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया, आपने इसको लाइटली लिया, तो आपको ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, क्योंकि मेथड्स बहुत ज्यादा है एंड आपको उन सबको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो, हैशिंग क्या होती है, इसका जो नीड है, इसकी मतलब हम हैशिंग को पढ़ते क्यों है बेसिकली। तो देखो, अगर हम सिंपल बात करें जो चीजें हमें आती हैं, ठीक है, हम एरे की बात करते हैं, ठीक है। एरे है, लेट से मेरे पास एक एरे है जो है 8 10 12
14, ठीक है, ये मेरे पास एक एरे है 8 10 12 14। अब लेट से मुझे 12 चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, 12 को सर्च करना है। तो मुझे बताओ एरे के अंदर मेरे पास कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिससे मैं सर्च कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली हमने सॉर्टिंग पढ़ा हुआ है, सर्चिंग पढ़ा हुआ है लास्ट सेमेस्टर के अंदर। तो एरे के अंदर सर्च करने के लिए जो बेसिक मतलब टेक्निक्स यूज होती हैं वो होती है हमारी, एक तो लीनियर सर्च और एक होती है हमारी बाइनरी सर्च, ठीक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। उनमें भी मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। लीनियर के अंदर हम क्या करते थे, हम पहले इसको मैं चेक करती थी 8, क्या 8 मेरे 12 के इक्वल है, नहीं है, तो फिर मैं जाती थी आगे, वापस से मैं चेक करती थी 10 मेरा 12 के इक्वल है, नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, वापस से आगे जाती हूँ, 12 मेरे 12 के इक्वल है, यस, तो अब मैं क्या बोल दूंगी कि ये जो है मेरे इंडेक्स 0 1 2 के ऊपर प्रेजेंट है 12, ठीक है, तो मेरा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो मेरी एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो ये होता है लीनियर के अंदर हम सिक्वेंशियली क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं अपने एलिमेंट्स को एरे में। बाइनरी के अंदर हम क्या करते थे, बाइनरी के अंदर हम पहले तो मिडल एलिमेंट को फाइंड आउट करते थे, है ना। लेट्स से ये आपकी एरे है, हमने मिडल एलिमेंट को फाइंड आउट किया, मिडल एलिमेंट जो भी है, मतलब लेट्स से कोई भी आपका जो की था, ठीक है, की जो भी है आपका, उससे अगर मेरा जो मतलब ये जो मिडल एलिमेंट आया है वो अगर इक्वल टू मेरे की के हो गया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि वो जो है इस पर्टिकुलर एरे के अंदर प्रेजेंट है। अगर नहीं है, ठीक है, हमारा जो की है वो लेस देन मिड है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम पर्टिकुलर इस एरे को ही कंसीडर करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एंड ये वाले पार्ट को हम भूल जाते हैं, वापस से इसको हम हाफ में डिवाइड करते हैं, सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो कि हम लीनियर सर्च बाइनरी सर्च में बहुत ज्यादा अच्छे से सीखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हमारे पास क्या, इसको मैं आपको वापस से क्यों बता रही हूँ, देखो हम जो है इसके अंदर मैं करने जाऊं तो मुझे फिर कितने टाइम में, लाइक अगर मैं देखूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आपको नॉलेज है, आई एम कंसिडरिंग दिस, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखो सबसे पहले तो मेरा ये चीज नहीं हो पाई, फिर यहाँ पे देखो तो ये भी नहीं हो पाई, थर्ड चीज में जाके, यानी कि मैं इस वक्त मुझे टाइम लगा बिग O ऑफ 3, राइट, कांस्टेंट टाइम लगना चाहिए था, लेकिन क्या लगा, तो अगर मैं जाऊं वर्स्ट केस में देखने तो मुझे लगेगा बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि होती है लीनियर सर्च की। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग O ऑफ log n होती है, ठीक है। तो कहीं पर भी हमें एक परफेक्ट बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिल रही है दोनों भी कंडीशंस के अंदर। अब अगर मुझे बताओ कि अगर मेरे पास हर की के लिए, हर की के साथ उसका इंडेक्स भी मेरे पास मतलब मेरे पास प्रेजेंट हो, और अगर मैं फिर चाहूं कि अगर सर्च करने के लिए तो डायरेक्टली मुझे उस इंडेक्स पे जाके वो मिल जाए एंड मैं उसको पूरा ट्रैवर्स भी नहीं कर पाऊं, तो ये जो कंडीशन होती है एंड मतलब जो मुझे जिस कंडीशन के अंदर जाके बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब लगेगी, जब मुझे पता है, मुझे पहले से ही पता है कि सेकंड इंडेक्स के ऊपर मेरा 12 प्रेजेंट है, तो सेकंड इंडेक्स पे जाके मैंने देख लिया कि मेरा 12 प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर वो प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यस प्रेजेंट, और नहीं है तो नॉट प्रेजेंट। तो सिर्फ मुझे वो इंडेक्स पता होना चाहिए, अगर मुझे वो इंडेक्स पहले से पता हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको बिग O ऑफ 1 टाइम के अंदर जाके मतलब देख सकती हूँ कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होती है, एंड ये बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कौन देता है, हमें देता है वो हैशिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हैशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज्यादा इसके एग्जांपल समझ सकते हो। लाइक आपके पास क्या है, बहुत सारे लोग हैं, लेट्स से आपके पास जैसे कि एक एक्सेल फाइल होती है, ठीक है, आप एक्सेल फाइल को कंसीडर करो, एक्सेल फाइल के अंदर 1 से लेके 500 तक एंट्रीज हैं, ठीक है, 1 से लेके 500 तक एंट्रीज हैं, एंड उसके अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मेरे पास रोल नंबर प्रेजेंट है, लेट्स से 101 102 से लेके मेरे पास जो है पूरा जितने भी है एलिमेंट्स मेरे बेसिकली 500 तक मेरे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, एंड मेरे पास है रोल नंबर्स, ठीक है, उससे उसके साथ उनके नेम्स भी प्रेजेंट है। तो मुझे पता है कि मैं किससे जो है अपने इंडेक्स फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो बेसिकली ये जो है ये मुझे एक न्यूमेरिकल फैक्टर लग रहा है, वैसे तो नेम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास रोल नंबर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ये इससे ज्यादा परफेक्ट केस कोई नहीं हो सकता। अब लेट्स से ये 101 है मेरे पास, ठीक है, ये है 101, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास साइज है 500। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 499 वाला कोई स्टूडेंट है जिसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है,
तो मैं क्या करूंगी, मुझे सबसे पहले अगर मैं कोड लिखने जाऊंगी तो मेरा कोड तो जाएगा पहले फर्स्ट पे चेक करेगा कि ये 499 है क्या नहीं है, फिर वो 102 पे जाएगा 499 है क्या नहीं है, फिर वो आगे बढ़ेगा सेम 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 लीनियर सर्च करते करते वो जब 499 पे जाएगा तब उसको पता चलेगा कि यस इसके अंदर डेटा क्या है। इसका मतलब हमारा जो मेमोरी है, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे बढ़ रही है। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि 499 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है तो मैं डायरेक्टली इन सब मतलब इन सब रोल नंबर्स पे जाने के बजाय मैं डायरेक्टली इसी रोल नंबर पे जाती एंड उसका जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देती। कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी मुझे, बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो ये चीज होती है जो कि एरे और जो हैशिंग है वो इसको कवर करता है, ठीक है। तो हैशिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड ये आप देखते हो किसके अंदर, एरे वाली चीजों के अंदर जिसमें हमारे पास कीज होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा होता है। तो इसके अंदर हम हैशिंग का यूज करते हैं एंड कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सर्चिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, हैशिंग इज अ टेक्निक व्हिच अलाउज कन्वर्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू फिक्स्ड वैल्यू और स्मॉल वैल्यू। यानी कि हमारे पास देखो डेटा कितना था, 500 का डेटा था। अब अगर मुझे कोई भी डेटा को फेच करना है तो मुझे जरा सा 1 सेकेंड वाला टाइम लगेगा अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखें तो, और फिर मुझे क्या मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर डेटा ही मिल जाएगा फिक्स्ड वैल्यू के अंदर, स्मॉल वैल्यू के अंदर और कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज होती है हैशिंग के अंदर, ठीक है। अब एक जो है हैशिंग का स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हैशिंग, ठीक है। कौन से 3 स्टेप्स है इसके अंदर, इनपुट कीज, हैश फंक्शन और हैश टेबल। इन तीनों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इनपुट कीज के अंदर हमारे पास वो पूरे एलिमेंट्स होंगे जिनको हमें स्टोर करवाना है, ठीक है। जैसे कि लेट से मेरे पास है 5 है, मेरे पास 16 है, मेरे पास है 32 और मेरे पास एक है 43, ठीक है। तो ये है मेरे पास कीज, इनको क्या बोलते हैं, हम कीज बोलते हैं। समझ में आ गया, 5, 16, 32 और 43 ये मेरे पास कीज हैं। अब कोई ना कोई हैश फंक्शन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इन्हें जो है इस हैश टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। हैश की जो है वो हम कैसे जनरेट करते हैं, यूजिंग हैश फंक्शन बेसिकली, एंड हैश की बोलते हैं। देखो अब जब ये कीज है ना, अब ये कीज जब हैश फंक्शन से पास हो जाएंगी तब ये हैश कीज बन जाएंगी। समझ में आ रही है बात। अब इनको जो है हम इस टेबल के अंदर जो है ना स्टोर करेंगे। ये टेबल क्या है, कुछ भी नहीं है, एक एरे है, ठीक है। एंड इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। लेट से यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, कीज हो गई। समझ में आ गया। अब सॉरी, ये आपके इंडेक्स हो गए, ये आपकी कीज हैं। अब इन्हें आपको जो है स्टोर करना है इस हैश टेबल के अंदर। आपका जो बेसिक हैश फंक्शन है जो कि नॉर्मली हर जगह आप यूज करोगे वो होता है आपका डिवीजन वाला मेथड, ठीक है। उसको आप कैसे करते हो, देखो आपके पास फॉर्मूला होता है इंडेक्स, आपको इंडेक्स ही निकालना होगा बेसिकली, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू की मॉड एम। समझ में आ रही है मेरी बात, की मॉड एम, समझ में आ गया। अब देखो लेट से मैं इसको इतना बड़ा नहीं करती हूँ, ठीक है। इसको जो है हम छोटा सा रखते हैं, 0 to 4 रखते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो है m होना चाहिए। m क्या है, m इज द साइज ऑफ हैश टेबल। साइज ऑफ हैश टेबल क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसका साइज क्या हो गया, m इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। ये हैश टेबल का साइज हो गया 5। ये पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे हैश टेबल का साइज पता होना इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उसी से हमें इंडेक्स पता चलेगा। अब जैसे कि फर्स्ट मेरे पास इंडेक्स है 5, सॉरी की, तो हमारे पास की के अंदर अगर 5 आ गया, अब मैं इसका मॉड लूंगी। मॉड्यूलस हमें पता है, ठीक है, हमें मॉड्यूलस में क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। अब ये क्या है, m इज नथिंग बट द साइज ऑफ योर हैश टेबल, तो वो साइज क्या है, 5 है। 5 मॉड 5, मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0, ठीक है। अब ये वाला रिमाइंडर वाला पार्ट आपको आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मॉड्यूलस हम निकाल रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता होगा तो मॉड्यूलस निकालना भी आना चाहिए। तो 5 मॉड 5 है, ये हमें रिमाइंडर इसका 0 मिला है, तो मॉड्यूलस इसका 0 मिला है, ये 0 ही क्या है, हमारा इंडेक्स है। तो ये जो 5 है ये जाके 0th इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो इसकी जगह कहाँ पे है इस हैश टेबल में, यहाँ पे है। समझ में आ गया। अब देखो जैसे कि ये हमने 5 के लिए किया, सिमिलरली हर की के लिए हम करेंगे। अब ये है 16, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 16 मॉड 5। तो 16 मॉड 5 अगर हम करें तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा इसका, मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो अब ये 1 आ गया, इसका मतलब कौन से इंडेक्स पे हमारा 16 प्रेजेंट होगा, हमारा 16 प्रेजेंट होगा फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे
16 को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो 32 है, 32 मॉड 5। अब मुझे बताओ 32 मॉड 5 का क्या आएगा, 32 मॉड 5 का आंसर आएगा 2, ठीक है। तो अब ये किस इंडेक्स पे स्टोर होगा, 32 सेकेंड इंडेक्स पे स्टोर होगा 32। समझ में आ गया। नाउ अब देखो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये तो हमारे केस में हमारी कीज ये हमें इंडेक्स दे रही है, इसीलिए ये उस इंडेक्स पे जा रहा है। समझ में आ गया। अब लेट से 43 की जगह मैं कर देती हूँ 44, ठीक है। 43 की जगह मैं कर देती हूँ 44, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 44 मॉड 5 अगर मैं करूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4 का, ठीक है। मेरे पास रिमाइंडर किसका आएगा, 4 का आएगा। तो अब जाके जो मेरा एलिमेंट या जो की है वो 44 है, वो जाके इस 4th इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ये जो है ये स्पेस ऐसी रह गई, रहने दो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 ही कीज थी और हमारे पास 5 का साइज का जो है हैश टेबल था, ठीक है। तो ये जो है ऐसे आपको करना होता है हैशिंग, ठीक है। और ये जो है की मॉड 5 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यही सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा आप यूज करोगे इस हैश फंक्शन को, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना होगा एंड आपको अब जो है बेसिक आइडिया आ गया होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, इनपुट की हैश फंक्शन और हैश टेबल का कॉन्सेप्ट, तो आपको हैशिंग बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये चीज होती है आपके हैशिंग के अंदर। नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आता है, तो प्लीज इसको जरा ध्यान से समझना। अभी हमने जो है हैशिंग को जो है अच्छे से सीख लिया है, अब हमें समझ में आना चाहिए हैश फंक्शन के टाइप्स, ठीक है। तो मैंने एक हैश फंक्शन का टाइप तो आपको पहले ही बता दिया है, क्या टाइप था वो आपका डिवीजन फंक्शन था, ठीक है। तो फर्स्ट आपका होता है डिवीजन फंक्शन, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला हैश फंक्शन है, ठीक है। डिवीजन फंक्शन जो कि यूज करके ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, एक बार और इसको आप जो है नोट डाउन कर लेना। अदरवाइज आपके पास अगर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है तो आपके पास सारे नोट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उनको खोल सकते हो एंड साइड बाय साइड वीडियो को देख सकते हो, एक्सट्रीमली ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि डिवीजन फंक्शन है, ये मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट हैश फंक्शन है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है, दैट इज एच ऑफ, आप की समझ सकते हो, एच ऑफ की यानी क्या, हैश फंक्शन फॉर दिस की, यानी कि आपको इससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, बस इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसका इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया विच इज इक्वल टू की मॉड m, ठीक है। अब ये की क्या है, जिस की के लिए आपको इंडेक्स फाइंड आउट करना है वो, और ये m क्या है, ये है आपके साइज ऑफ हैश टेबल, ठीक है। ये चीज को प्लीज ध्यान में रखना, जो हैश टेबल होता है उसका जो साइज होता है, ठीक है। आप इसको किसी भी लेटर से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो साइज ऑफ हैश टेबल ही होगा एंड ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करना है। अब जब आपको टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप डिवीजन फंक्शन लिखोगे, फिर आप लिखोगे क्या कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद आप दोगे एग्जांपल। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था वो एकदम परफेक्ट है डिवीजन फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आई विल नॉट टेक दैट अगेन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, वही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसी को आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक, ओके। सो ये हो गया आपका फर्स्ट चीज। सेकंड है आपके पास मिड स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, मिड स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है एंड वैसे तो ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा यूज आपका डिवीजन फंक्शन ही होता है। उसके बाद है आपके पास मिड स्क्वायर मेथड। मिड स्क्वायर मेथड के अंदर आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो मैंने नोट्स के अंदर बहुत परफेक्टली लिखा हुआ है, अभी मैं आपको समझा देती हूँ ओरली। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो की है, ठीक है, आपकी जो की है उसका आपको कर देना होगा स्क्वायर, ठीक है। लेट से आपके पास जो की है वो है 11, ठीक है। 11 आपकी की है, 11 को हमें कर देना है स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर होता क्या है, 121 होता है। समझ में आ गई बात। तो जब 121 11 का स्क्वायर होता है, हम क्या करेंगे, अब स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, मिडल जो एलिमेंट होगा हमारे स्क्वायर का उसी को डिक्लेयर कर देंगे कि ये क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। तो ये जो मिडल एलिमेंट है 2, ये क्या बन गया, मेरे 11 का इंडेक्स बन गया। किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, इंडेक्स को कंसीडर कर लेना है। अब ठीक है, इस केस के अंदर तो मिडल आ गया 2, ठीक है। हो सकता है कभी कभी 2 नंबर आ जाए, तो 2 नंबर्स आपके साइज ऑफ हैश टेबल के हिसाब से आप उनको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। आप समझ लो, लेट से मेरे पास एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताती हूँ। आपके पास 311 ये की है, आप इसका स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, आपके पास होगा 96721। आप कैलकुलेशन में कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर ये है, तो इसका जो मिडल एलिमेंट है, यहाँ से 2 छोड़ दो, यहाँ से 2 छोड़ दो, आपका जो 7 है वो आपका क्या हो गया, इसमें इंडेक्स हो गया। तो ये आप कंसीडर करोगे कब, जब आपके पास क्या है, इंडेक्स। देखो
अब ये 7 आप यहाँ पे इस केस को थोड़ा सा हम ब्रॉडली समझते हैं। ये जो 7 है, ये आप इस 7 को इंडेक्स कंसीडर करोगे जब आपकी जो हैश टेबल का साइज है वो 10 होगा, क्योंकि हमें 10 साइज है तो वो कहीं ना कहीं 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, तो हम 7 को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास हैश टेबल का साइज है 100, तो आप क्या कंसीडर करोगे, आप कंसीडर करोगे एक और आगे का एलिमेंट, ठीक है। तो मैं क्या कंसीडर कर लूंगी, 72 कंसीडर कर लूंगी, ठीक है। अब लेट्स से मेरी हैश टेबल का साइज है 1000, तो मैं क्या करूंगी, तो इस केस में आप यहाँ पे एक और कंसीडर कर लेते हो लेफ्ट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम अब कंसीडर करें तो ये पूरा सेंटर में हो गया, वैसे पहले आपको राइट कंसीडर करना है, उसके बाद आपको कंसीडर करना होगा लेफ्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 672, ये आपका इंडेक्स आ जाएगा 1000 अगर आपका साइज ऑफ हैश टेबल है तो ये आपको पूरा क्राइटेरिया फॉलो करना है अगर आपका जो हैश टेबल का साइज है जो भी इस रेंज के अंदर फॉलो कर रहा होगा वो, ठीक है। वैसे तो इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं मिड स्क्वायर मेथड को, लेकिन स्टिल आपको जो है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना चीजें ज्यादा पता होनी चाहिए, तो आप डिवीजन फंक्शन और मिड स्क्वायर मेथड को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब थर्ड आ जाता है आपके पास फोल्डिंग मेथड, तो मैं इसको रफ करती हूँ एंड फोल्डिंग मेथड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड है, जैसे कि मैंने बोला, फोल्डिंग मेथड, ठीक है। तो फोल्डिंग मेथड जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक ही एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे लेट से आपके पास जो की है, ठीक है, की लेट से वो है आपके पास 3 4 5 7 8 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास एक की है, ठीक है, इतनी बड़ी आपके पास की है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे फोल्डिंग मेथड में, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फोल्ड शिफ्ट के अंदर आप क्या करोगे। जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है फोल्ड करना है, ठीक है, तो आपको फोल्ड करना है। इसको कैसे आप फोल्ड करोगे, आपको जो है इसमें से इक्वल पार्ट्स ले लेने होंगे, जिसमें आप क्या करोगे, आप डिवाइड कर पाओगे इस पर्टिकुलर नंबर को। अगर मैं देखूं तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी अगर देखा तो लेट से यहाँ पे मैं ना 6 कंसीडर कर लेती हूँ, 6, एक मिनट, 3 4 5 6 7 8 एंड देन यहाँ पे 1 2 3। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 6 7 8 है और यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 3 के सेट्स में इसके पास ये जो नंबर है मेरे पास ये फोल्ड हो गया। अब लेट से अगर मेरे को इसका इंडेक्स पता होना चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखो सिंपली इजी है, जो 3 4 5 है इसको मुझे ऊपर रख लेना है, प्लस मैं क्या करूंगी 6 7 8 कर लूंगी, प्लस मैं क्या करूंगी 1 2 3 कर लूंगी, सिंपल। अब देखो लेट से अगर जैसे अभी जो केस हुआ था यहाँ पे अगर 9 होता तो मैं क्या कर लेती, इस 9 को मैं एक्स्ट्रा केस में कंसीडर कर लेती, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये परफेक्टली वैलिड है, इसमें कुछ भी ये नहीं है कि आपका कोई गलत होगा या नहीं, आपको इक्वल पार्ट्स होने ही चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको आपको करना होगा ऐड। अब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कुछ ये, ठीक है, 1146। तो ये अगर आपके पास आंसर आता है, अब देखो ये तो बहुत बड़ा इंडेक्स हो गया। अगर आपका जो टेबल का साइज है, ठीक है, लेट से जो आपकी हैश टेबल का जो साइज है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हैश टेबल का जो साइज है वो है आपका 1000। तो आप क्या करोगे, 1000 साइज है एंड इसके जो इंडेक्स है वो तो इतना बड़ा आया है, तो उस केस में आप जो ये वाला 1 होगा, यानी कि एमएसबी का जो 1 होगा उसको आप कर दोगे डिस्कार्ड, ठीक है, इसको आप क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। एंड फिर जो आपके पास इंडेक्स बचता है जो कि आपके पास है 146, ये आपका इंडेक्स होगा इस पर्टिकुलर की का, ठीक है। तो ये चीज होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है फॉर फोल्ड शिफ्ट, ठीक है। अब सेम एग्जांपल फोल्ड बाउंड्री के अंदर आप कैसे करोगे, कुछ भी नहीं, देखो फोल्ड बाउंड्री के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बस ये कंसीडर करना है जो आपका फर्स्ट हाफ था, ठीक है, जो कि 3 4 5 है, इसको आपको कर देना होगा रिवर्स, यानी कि 3 4 5 है, हम इसको लिख देंगे 5 4 3, ठीक है। जो बीच का है वो आपको रहने देना है एज इट इज, जो लास्ट का है उसको भी आपको कर देना है रिवर्स। समझ में आ गई बात, यानी कि जो फर्स्ट होगा वो आपका रिवर्स हो जाएगा और जो लास्ट होगा वो आपका रिवर्स हो जाएगा। एंड कुछ नहीं, बस अब आपको कर देना होगा इनको ऐड, ठीक है। अब आप इसको ऐड करके देखो, आपको मिलेगा 1542, ठीक है। तो अब वापस से आपका जो इंडेक्स है वो 1000 के प्लस आया है, मैं कंसीडर कर रही हूँ आपके हैश टेबल का साइज 1000 है, तो अगेन आपको क्या कर देना होगा,
इस वन को कर देना होगा डिस्कार्ड। ठीक है, तो ये चीज होती है जो कि फॉलो होती है आपके फोल्डिंग मेथड के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे तीन मेथड्स। अभी हमने डिवीजन मेथड देखा, मिड स्क्वायर मेथड देखा और ये फोल्डिंग मेथड देखा। तो ये तीन टाइप्स थे आपके। एक जो है आपके पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप जाके और भी ट्राई ऑन कर सकते हो। मैं बता रही हूँ आपको, तो जितने इंपॉर्टेंट है आपको लिखने के लिए वो मैं आपको बता रही हूँ। अब फोर्थ हम जाते हैं आगे। अब फोर्थ आपके पास है मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन मेथड के अंदर क्या होता है, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। ये मेथड जो है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है कीज का। ठीक है, अगर डिवीजन मेथड से कंपेयर करें तो मल्टीप्लीकेशन मेथड से अच्छे से हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, लेकिन फिर भी डिवीजन मेथड क्योंकि सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है उसी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है बाय यूजिंग। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लीकेशन मेथड के अंदर क्या स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लीकेशन मेथड का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला। लेट्स से h ऑफ k ही इसको कहते हैं। तो वो होता है, यहाँ पे सिंपल एक ब्रैकेट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे है m, यहाँ पे आएगा k ऑफ a। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये m आपका क्या है, ये m आपका वही है जो हमेशा से रहा है, साइज ऑफ हैश टेबल। ठीक है, ये k क्या है, ये भी वही है जो कि आपका की है। ठीक है, अब ये a क्या है, तो ये a है आपका एक कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने निकाल के रखी हुई है, तो वो a की वैल्यू है 0.6180। तो आप इसको ऑलवेज कंसीडर कर सकते हो जब आपको a की वैल्यू गिवन नहीं हो। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर गिवन होगी तो आपको डेफिनेटली उसी को यूज करना है। तो ये है आपकी a की वैल्यू, मींस बाय डिफॉल्ट वैल्यू। अब ये जो है ना, ये वाला ka का पार्ट, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट किसको बोला जाता है, के ए को बोला जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसको क्यों बोला जाता है, आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। स्टेप 1 में आपको बता रही हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना होता है अपनी की को इस कांस्टेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना होता है। अब एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, लेट्स से आपके पास जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाई होके जो भी वैल्यू आई है, लेट्स से 10.182 कुछ मतलब 128 ऐसी कुछ चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब कि ये जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं जो कि है 0.128, वो आपका बनेगा नेक्स्ट जो कि आपके m, यानी कि इस साइज के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्टली इस साइज के साथ इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, हमारे पास जो पॉइंट में वैल्यू आएगी, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो जो पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा जो भी आपकी m का साइज है उससे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे पास की है लेट्स से प्रेजेंट 1 ठीक है, की कह सकते हैं इसको हम 1 है। मेरे पास जो m है वो है लेट्स से 40। ठीक है, यानी कि मेरे जो हैश टेबल का साइज है वो 40 है, और a तो हमें पता है वो क्या है, 0.6180। अब हमें फॉलो करना है इस फॉर्मूले को और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास h ऑफ k है जो कि क्या है, यहाँ पे देखो m क्या है आपके पास, m देखो 40 है। ठीक है, उसके बाद k है हमारे पास, k है 111 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 0.6180 के साथ। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, 111 इंटू 0.6180। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, देखो आप करके देख सकते हो, 40 इंटू आपके पास आ रही है 68.598। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है इसको हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं, हमें कर देना होगा इस फ्रैक्शनल पार्ट को एक्सट्रैक्ट। तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, 40 इंटू इसको हमें कंसीडर 0 कर लेना है, जो पॉइंट में वैल्यू है वहां पे बस इसी को कंसीडर करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे करूंगी मैं 40 इंटू 0.598। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 23.92। अब आप क्या कर सकते हो, इसी को कंसीडर कर सकते हो, या फिर 23.92 को आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, या फिर इसको वापस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को। तो ऐसे जो है ना आपके इंडेक्स आपको मिल रहे होते हैं, आप इसको चाहो तो 24 या 23 इन दोनों में से एक कंसीडर कर सकते हो, आप जो भी अपनी वैल्यू इसके अंदर रखोगे वो। अदरवाइज बेस्ट एग्जांपल अगर आपको एग्जाम्स में देना है तो आप जो है, मैंने
मैंने नोट्स में भी दे रखा है उस एग्जाम्पल को, मैं उस एग्जाम्पल को भी यहाँ पे लिख देती हूँ। सिंपल एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे मैं देखती हूँ सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 के है आपके पास 107, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो m होगा वो लेट से आपके पास है 50, ठीक है। a की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो जो हमारे पास h ऑफ k आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 107 इंटू व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ a, इट इज 6180, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 50 इसकी जो वैल्यू आ रही है, इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आ रही है वो है 66.12, ठीक है, 66.12। अब जब इस 66.12 का एक्सट्रैक्ट करूंगी मैं फ्रैक्शनल पार्ट, मुझे मिल जाएगा 50 into 0.12, एंड अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे सिर्फ मिल जाएगा 6, यानी कि ये एक वैलिड इंडेक्स है जिसके ऊपर मैं अपनी की को कर सकती हूँ स्टोर, ठीक है। तो आप ऐसे करना, ऐसे एग्जाम्पल जो है परफेक्टली आप ध्यान में रखना एक आध दो, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आपको पता हो कि क्या आंसर आने वाला है। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे देखो एक होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, वैसे वो ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मतलब उसमें इतना एक्सप्लेन नहीं करना होगा, आपको सिंपली बता देना होगा कि उनका काम क्या है, ठीक है। मैं फिफ्थ यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, यहाँ पे उसका नाम है एक्सट्रैक्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट मेथड के अंदर क्या होता है ना, हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला इसके अंदर हमें यूज नहीं करना होता है, ठीक है। अब जो यूजर है वो रैंडमली किसी भी डिजिट को कंसीडर कर लेता है। आपके पास लेट से 1 2 3 है, तो यूजर रैंडमली किसी भी नंबर को या डिजिट को चूज कर रहा है, लेट से 3 है, वो 3 आपका क्या बन जाएगा, वो 3 आपका इंडेक्स बन जाएगा। तो ये जो चीजें है ना, ये आपका ज्यादातर यूज होता है, एक्सट्रैक्ट मेथड जो है वो आपके क्रिप्टोग्राफी के अंदर ज्यादा यूज होता है, एंड मेनली वहीं पे इसको यूज किया जाता है। तो ये बस आपको इतनी ही लाइन इसके अंदर आपको लिखनी है। अगेन आई विल रिपीट दिस, देखो यहाँ पे आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यूजर जो है वो रैंडमली कोई भी डिजिट को चूज करता है एज आपकी की के अंदर एज एन इंडेक्स, एंड वो आपका इंडेक्स बन जाता है, एंड मेनली इसको यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर, ठीक है। अब सिक्स्थ वन जो है वो आपका, मैं कहां पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, सिक्स्थ वन जो है वो आपका यूनिवर्सल हैशिंग है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, ये जो है आपके बहुत मेनली आपको इतने लिख दिए आपने, मतलब कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इतने भी कोई नहीं लिखेगा, 3 4 भी आप लिखोगे तो अगर परफेक्ट वे में आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो इट्स ओके। यूनिवर्सल हैशिंग है यहाँ पे। यूनिवर्सल हैशिंग के अंदर हमें क्या एक्सप्लेन करना होता है, आपके पास देखो हैश फंक्शंस की फैमिली है, ठीक है, बहुत सारे हैश फंक्शंस है आपके पास। तो आप क्या करोगे, आप यूनिवर्सल हैशिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जो है बहुत सारी कीज है। अब उसके अंदर जो है ना एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिजन का, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अगर वो होता है, मतलब कोलिजन वाला जो कॉन्सेप्ट अगर इसके अंदर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, अगर सेम कीज जो है पर्टिकुलर एक ही इंडेक्स पे आ गई, 2-3 कीज हैं जो कि एक ही इंडेक्स पे आ गई, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, फिर जो एक हैश फंक्शन है उसको छोड़ के हम दूसरा हैश फंक्शन ट्राई करते हैं, एंड अगर वो भी नहीं हो रहा है तो हम तीसरा हैश फंक्शन को ट्राई करते हैं। अलग अलग हैश फंक्शंस को हम एक ही पर्टिकुलर मेथड में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हैशिंग, यूनिवर्सल हैशिंग, ठीक है। तो इसमें कोई भी जरूरत नहीं है आपको इतना ज्यादा समझने की, आपको जस्ट ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इन्हीं को आपको लिख देना, एंड परफेक्टली नोट्स के अंदर मैंने सब कुछ दे रखा है। अगेन आपको अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा डेफिनेटली, एंड यू कैन ज्वाइन दैट, ठीक है। सेमेस्टर 3 में भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आए, जो कि ऑफ कोर्स अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूंगी, एंड डेफिनेटली वही चीजें हैं जो हम इस सेमेस्टर के अंदर भी कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके मेन 6 जो है मेथड्स हो गए, हैश फंक्शन के टाइप्स हो गए, एंड बस इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है अगर आपको क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। ओके सो जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता रही थी, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो है कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन क्या है, अभी तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था, नहीं आया है तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है 2 4, ठीक है, 5 और 6, ठीक है। ये है मेरे पास क्या, लेट्स से ये मेरे पास कीज है, ठीक है, और मेरा जो m है, यानी क्या, मेरा जो साइज ऑफ हैश टेबल है वो है लेट्स से 10, ठीक है, इसको 10 हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको जो है अपनी हैश टेबल के अंदर डालना है। तो हम हैश टेबल के अंदर डालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हमें हमेशा यूज करना है वो है डिवीजन वाला मेथड। तो हम देखते हैं कि उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे तो ये ले लिया है, लेट से इसको मैं 60 कर देती हूँ, एंड इसको मैं 20 कर देती हूँ,
ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब देखो इन कीज को हमें जो है अपनी हैश टेबल के अंदर रखना है। हैश टेबल मेरी है 10 साइज की, तो मैं यहाँ पे 10 साइज की मेरी हैश टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ या ऐसा कुछ है, आपको इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने बना लिया अपना हैश टेबल। अब इसका जो इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे आप दे सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये हमने दे दी इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे आ जाओ, आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला हम लिख देंगे यहाँ पे h of k is equal to what, k mod 10। ठीक है, 10 होगा ना, साइज ऑफ हैश टेबल 10 है। अब यहाँ पे फर्स्ट है आपका 20 mod 10 क्या आना चाहिए, 20 mod 10 क्या आना चाहिए मुझे बताओ, 20 mod 10 अगर हम करेंगे तो आना चाहिए 0, तो ये 0th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा 20। सही बात है। अब आ जाते हैं 4 पे, तो 4 mod 10 क्या आएगा, 4 तो mod 10 की टेबल में आता नहीं है, तो रिमाइंडर बच जाएगा 4 ही, तो ये जाएगा आपके 4th इंडेक्स के ऊपर, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका 4। अब आ जाते हैं 5 पे, 5 mod 10 डेफिनेटली इसमें भी आपका रिमाइंडर 5 ही आ जाएगा, तो ये भी आपके 5th इंडेक्स पे जाके हो जाएगा स्टोर। अब आ जाते हैं 60 पे, तो 60 mod 10 अगर मैं करूं तो मेरे पास आंसर आता है 0। ओके, तो अब 0 पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे तो पहले से कोई ना कोई प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो है ये कंडीशन होती है आपके कोलिजन की। अब पढ़ते हैं हम डेफिनेशन, इफ टू कीज आर प्रेजेंट इन सेम ब्लॉक ऑफ हैश टेबल इट इज कॉल्ड एज कोलिजन। समझ में आ गई बात, यानी कि अगर हमारे हैश फंक्शन से हमें 2 या 2 से ज्यादा कीज की जो वैल्यू है वो हमें सेम इंडेक्स पे मिल रही है, तो ये जो चीज है हमारी कहलाई जाती है कोलिजन। तो कोलिजन को जो है हमें करना होता है रिजॉल्व। ठीक है, तो कोलिजन रिजॉल्वेशन टेक्निक्स हमारे लिए आ जाती हैं। तो ये है आपके पास नया कॉन्सेप्ट जो आपको नए पार्ट ऑफ द मतलब चैप्टर के अंदर लेके जा रहा है, जो कि कोलिजन है। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखो ये कोलिजन को एक्सप्लेन करने के लिए आप यही ले सकते हो एग्जाम्पल को। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू अबाउट कोलिजन रिजॉल्वेशन टेक्निक। ठीक है, तो उसका एक फ्लो चार्ट है, मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है पूरा का पूरा फ्लो चार्ट। ठीक है, इसको आप अभी चाहो तो अपनी बुक में बना सकते हो, कोलिजन रिजॉल्वेशन टेक्निक। ठीक है, जो कोलिजन है अब इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो कीज है वो तो हमें हमारे हैश टेबल में चाहिए ही, राइट। तो ये कोलिजन रिजॉल्वेशन टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को अब जो है हम आगे पढ़ेंगे। ओपन हैशिंग है इसके अंदर मेन टाइप, और क्लोज्ड हैशिंग है। ठीक है, ओपन हैशिंग एंड क्लोज्ड हैशिंग। ओपन हैशिंग के अंदर हमारे पास आता है विद चेनिंग और विदाउट चेनिंग। ठीक है, विद चेनिंग का मतलब क्या है, विदाउट चेनिंग का मतलब क्या है, अभी के लिए जस्ट आप इसको एक नाम कंसीडर करो, हम बहुत ज्यादा अच्छे से इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये ओपन हैशिंग के टाइप्स हैं। क्लोज्ड हैशिंग के अंदर आपके पास आ जाता है लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें पढ़नी होंगी क्लोज्ड हैशिंग के अंदर। तो अभी के लिए ये सिर्फ फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको समझ में तभी आएगा जब हम एक एक को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप प्लीज एक पेन पेपर मतलब निकाल सकते हो, और इसके अंदर जो है आगे जो भी चीजें हम करेंगे उसको आपको करना होगा, क्योंकि जब तक इस चीज की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अभी समझ में आ जाएगा, बाद में आप भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है अगर आपके पास अगर नोट्स है मेरे, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो। मतलब ठीक है, उससे रेफर कर सकते हो, नहीं तो आप लिखोगे तो इट इज वेल। नाउ ओपन हैशिंग और क्लोज्ड हैशिंग मैंने वापस आपको बता देती हूँ। ओपन में है आपका विद चेनिंग, विदाउट चेनिंग। क्लोज्ड में है आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक और डबल हैशिंग। ठीक है, तो इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं क्लोज्ड हैशिंग से। ठीक है, अगर आपको ओपन हैशिंग से करना है आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको क्लोज्ड हैशिंग का कॉन्सेप्ट समझेगा तभी आप ओपन हैशिंग पे आ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्लोज्ड हैशिंग को पढ़ेंगे। ओके, तो क्लोज्ड हैशिंग में से सबसे पहला जो है हमारा लीनियर प्रोबिंग, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें से लीनियर का मतलब तो हमें अच्छे से पता है। प्रोबिंग जो है ये वर्ड हमारे लिए न्यू है, तो इस प्रोबिंग का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, मेथड टू फाइंड एन एम्प्टी स्पेस, इसका ये मतलब होता है। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगेन आई विल से, जब आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एग्जाम्पल से ही आपको समझाती हूँ कि लीनियर प्रोबिंग क्या है। वैसे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखो, ये कौन सी टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, ये टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं कोलिजन रिजॉल्वेशन, है ना। कोलिजन रिजॉल्वेशन टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, यानी कि इनको हम कब यूज करेंगे, इनको हम तभी यूज करेंगे जब हमारे हैश टेबल में कहीं कोलिजन हो रहा है।
समझ में आ गई बात। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक की ऑलरेडी 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, वापस से एक और की का जो हैश फंक्शन है वो मुझे उसको 0 इंडेक्स पे ही पुट करने बता रहा है एंड उस इंडेक्स पे ऑलरेडी एक की प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में कोलिजन हो गया। तो ये जो है इस कोलिजन वाला जो सिनेरियो है इसको हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। इसीलिए हम इन पर्टिकुलर टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं। कौन सी, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ओपन हैशिंग और क्लोज्ड हैशिंग, जिसमें से पहले हम क्लोज्ड हैशिंग का लीनियर प्रोबिंग वाला टाइप पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर नाउ। लीनियर प्रोबिंग जो है सबसे बेसिक है। देखो चलो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। हमारे पास कीज हैं, लेट्स से मेरे पास कीज हैं 10, लेट्स से 22, 31, 4 और 15, ठीक है। और हमारे पास जो साइज ऑफ हैश टेबल है वो है लेट्स से 7, ठीक है। ठीक है, अब ये जो है ना मॉड की भी आपको प्लीज प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन लग रहा होगा तो अब जो इतने मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ अलग अलग मॉड के, आपको हो जाएंगी। इसकी भी मतलब इजी लगेगा, कुछ नहीं है इसमें। हैश टेबल की बात करते हैं। यहाँ पे हैश टेबल हम बना लेते हैं। 7 साइज का हमारा जो है क्या होगा, हैश टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 0 1 2 3 4 5 और 6, ओके। तो ये है आपका क्या, हैश टेबल। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, हैश फंक्शन का, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो हम हमेशा यूज करेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। तो वो क्या है आपका h ऑफ k विच इज इक्वल टू k मॉड m, ओके। तो अब देखो, अब हम इसको लगाएंगे साइड बाय साइड। देखो 10 है आपके पास, 10 मॉड 7 कर लो। 10 मॉड 7, आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब 10 को मुझे कहां पे स्टोर करना है, थर्ड इंडेक्स पे स्टोर करना है, मैंने वहां पे कर दिया, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ 22, 22 मॉड 7। मुझे बताओ 22, 7 3 जा 21 होता है, तो मेरे पास मॉड में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं आऊं, यानी कि इंडेक्स 1 के ऊपर मुझे किसको स्टोर करवाना है, 22 को स्टोर करवाना है, ओके। क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। अब 31 पे आते हैं। 31 मॉड 7 आपके पास क्या आएगा, 31 मॉड 7 आपके पास जो आएगा इंडेक्स वो आएगा 3। अब मुझे बताओ 3 पे तो पहले से 10 प्रेजेंट है, तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया आपका कोलिजन, ठीक है। अब मैं आपको एक टिप दे रही हूँ जो कि आपको एग्जाम्स में यूज करना है, एग्जाम्स में, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। अगर आप सीख रहे हो एंड तभी आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको जैसे ही कोलिजन हो जाता है एग्जाम में, आपको ये सब छोड़ देना है, यहाँ पे लिख देना है कोलिजन अकर्स एंड आपको वापस से एक हैश टेबल न्यू बनानी होगी। इस हैश टेबल को यहीं पे छोड़ दो, एक न्यू हैश टेबल आप बनाओ, फिर आपको समझ में आएगा। एंड ऐसे ही आपका जो आंसर है वो बड़ा बनता है एंड यही पैटर्न है जो आपको एग्जाम में फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब जैसे कि यहाँ पे ये थर्ड, इस पे हो गया कोलिजन। अब इस पे कोलिजन हो गया तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो मैंने आपको पहले बताया लीनियर प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब मैंने आपको बताया था मेथड टू फाइंड द एम्प्टी स्पेस, यानी कि देखो यहाँ पे जैसे कि ये है 31, किधर है, 3 पे प्रेजेंट है, 3 इंडेक्स पे तो ऑलरेडी एक प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या करूंगी, 3 के बाद एक एम्प्टी स्पेस ढूंढूंगी। 3 के बाद एम्प्टी स्पेस कहां पे है, 4th इंडेक्स पे है, तो मेरा जो 31 है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये होता है लीनियर प्रोबिंग। क्लियर नाउ, इसके बाद देख लेते हैं। लेट से मेरे पास है 4 मॉड 7 अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। 4 मॉड 7, तो मेरे पास क्या बचेगा रिमाइंडर में, 4 बचेगा, ठीक है। अब आ जाओ 4 पे तो ऑलरेडी हमारा 31 प्रेजेंट है और ये भी 4 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे आ जाएगा मेरा ये 4, ठीक है। समझ में आ गई बात। नाउ यहाँ पे देखो 15, यहाँ पे है 15 मॉड 7, ठीक है। 15 मॉड 7, मुझे बताओ क्या आएगा इसका रिमाइंडर, इसका आएगा 1। अब यहाँ पे आ जाओ 1 पे तो ऑलरेडी 22 प्रेजेंट है, तो अब मुझे क्या ढूंढनी होगी, नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। तो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्या है, ये है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 15, ठीक है। तो ये होता है आपका लीनियर प्रोबिंग। बहुत ज्यादा सिंपल है ये, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग आपका सबसे ज्यादा सिंपल है, ओके। तो ये होता है लीनियर प्रोबिंग का कॉन्सेप्ट। कुछ भी नहीं आपको करना है, जहां पे कोलिजन हो रहा है आपको उसके नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस आपको ढूंढनी है। अब ऐसे भी कंडीशन हो सकती है कि अगर आपके पास यहाँ पे जो है लेट्स से यहाँ पे आपके पास थर्ड इंडेक्स पे कोई और की आ गई, ठीक है। लेट्स से कोई और की है और वो थर्ड इंडेक्स पे आ गई। अब आप जो है आप यहाँ पे तो नहीं डाल सकते, आपने नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट भी फुल है, नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट भी फुल है, तो अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई प्रेजेंट होता तो आप वापस से 0 पे जाते, ठीक है, फिर आप यहाँ पे इसको पुट करते, ठीक है।
सो नाउ लेट अस सी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ठीक है, तो अभी लीनियर प्रोबिंग मैंने आपको समझाया, सो वो तो बहुत ज्यादा सिंपल था, जस्ट एम्प्टी स्पेस पे हमें उस की को शिफ्ट कर देना था। नाउ लेट अस सी कि अब हम कोलिजन कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ठीक है, तो लीनियर प्रोबिंग के अंदर हमने कोई फंक्शन को यूज नहीं किया, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हमें एक हैश फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। हैश फंक्शन का मतलब क्या होता है ये तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक हैश फंक्शन को यहाँ पे यूज करना है। देखो दो टाइप के इसके अंदर हैश फंक्शन आप यूज कर सकते हो, दोनों से भी सेम आंसर आएगा। तो देखो मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ, दिस इज आवर हैश फंक्शन दैट इज एच ऑफ की, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे एच ऑफ की प्लस आई स्क्वायर मॉड एम। ठीक है, एम का मतलब तो हमेशा हमारे चैप्टर में यही रहेगा, क्या, साइज ऑफ हैश टेबल। ठीक है, साइज ऑफ हैश टेबल आप इसको बोलोगे। अब ये आई स्क्वायर क्या होगा ना, ये 1 से लेके वैल्यू होगी। ठीक है, 1 से हमें जो है वैल्यू निकालनी होगी। अगर वापस से 1 यूज करने के बाद भी हमें कोलिजन मिल रहा है तो हम 2 कर देंगे, फिर अगर वापस कोलिजन मिल रहा है तो हम 3 कर देंगे। ऐसे ये इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है आई की। ठीक है, एंड रिमेंबर हमें आई का स्क्वायर लेना होगा हमेशा। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो तो अब देखो हमेशा ये याद रखो, जब आप ये कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हो, यानी लीनियर प्रोबिंग या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग या फिर डबल हैशिंग, तो उसके अंदर जब हम इसको कब अप्लाई करते हैं गाइस, जब हमें कोलिजन मिलता है। कोलिजन कब मिलता है, जब भी हमारे पास दो कीज जो है एक इंडेक्स पे मिल रही होंगी। ठीक है, तब हमें कोलिजन होता है। तो पहले तो हम अपना जो नॉर्मल डिवीजन वाला मेथड है वो हम फॉलो करते हैं, एंड जहां पे कोलिजन हुआ वहां पर हम इन टेक्निक्स को यूज करते हैं, राइट। तो जब कोलिजन होगा तब इस टेक्निक को हम यूज करेंगे। तो जब कोलिजन हुआ है, कौन से इंडेक्स पे हुआ है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पुट करो। लेट से आपका जो है क्या कहते हैं 77 मॉड 10 आपने किया है, आपको 7 मिला है। ठीक है, तो ये 7 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन आप क्या करोगे 77 प्लस आई स्क्वायर मॉड 10 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 77 प्लस 1 यानी कि 78 हो गया, एंड व्हाट यू विल गेट ओवर हियर 8, दैट विल बी द नेक्स्ट इंडेक्स। अगर वापस से यहाँ पे आपको कोलिजन मिल रहा है यानी कि 8 इंडेक्स पे भी कोई ना कोई की प्रेजेंट है, तो देन आपको क्या करना होगा 77 प्लस 2 का स्क्वायर मॉड 10। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज 4। ठीक है, तो 77 प्लस 4 विल बी इक्वल टू व्हाट योर 81 मॉड 10। ओके, सो ये आपको 1 इंडेक्स मिल जाएगा। सो मे बी आपको जो जितने भी आपको अगर वापस कोलिजन मिल रहा है यू कैन गो फर्दर। ओके, सो ऐसे आपको इसको करना होगा। सो दिस इज द सिंपल थिंग जो आप फॉलो कर सकते हो, एंड दिस इज द बेसिक एग्जांपल फॉर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अब मैंने आपको बोला कि दो फंक्शंस हैं, तो आप चाहो तो इससे करो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे h ऑफ k है आपके पास, यहाँ पे आप सिंपल की लिख सकते हो, जो भी आपकी की है, यानी कि जो कि यहाँ पे मैंने 77 लिखा है, की प्लस आई स्क्वायर मॉड 10, दोनों से भी आपका आंसर सेम आएगा। व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस वन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा और ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि पहले इंडेक्स क्या था क्या नहीं था। ठीक है, सिंपल जो की है हम उसको कंसीडर करेंगे। मैं आपको इसी की के साथ करके बताती हूँ, सेम आपको सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे क्या है 77, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 77। अब कोलिजन हुआ है ना, कोलिजन हुआ है इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ, राइट। तो 77, तो कोलिजन होने के बाद मैंने आपको क्या बोला, आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, तो 1 का स्क्वायर मॉड 10। इसका मतलब हम कौन से स्टेप के ऊपर है गाइस, हम हैं यहाँ पे, ये वाले स्टेप पे। ठीक है, यहाँ पे तो कोलिजन हो गया है, इसके ये वाले स्टेप पे हम, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखो 77 प्लस 1 यानी कि 78। तो देखो यही वाला यहाँ पर पूरा का पूरा आ गया ना, 78 मॉड 10 आपको 8 मिल जाएगा। सो आप चाहे तो ये वाला फॉलो करो पैटर्न या ये वाला फॉलो करो, दोनों भी आपको जो है करेक्ट आंसर देने वाले हैं। ठीक है, सो ये आप करना क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के अंदर। चलो जल्दी से जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने नोट्स में रखा हुआ है जो कि आपके मई 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सो वो भी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के ऊपर ही है, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, जिसमें कीज है हमारे पास 19, 18, 39, 29, 8, और साइज है हमारे हैश टेबल का दैट इज 10। तो मैंने 10 साइज का एक हैश टेबल यहाँ पे बना लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक एक की को उठाना है। पहले तो डिवीजन मेथड लगाना है, डिवीजन मेथड से जो आपको इंडेक्स मिल रहा है आपको चेक करना है वो एम्प्टी है या फिर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर एम्प्टी होगा तो आपको उस हैश टेबल के अंदर उसे पुट कर देना है, एम्प्टी नहीं है तो फिर आपको क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे 19 मॉड, आप क्या करोगे
m क्या है आपके पास 10 है, ठीक है। तो 19 mod 10 आई विल गेट व्हाट 9। तो 9th पोजीशन पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 9th पोजीशन पे यहाँ पे मैं 19 को पुट कर दूंगी। क्लियर। अब 18 के ऊपर आ जाते हैं। 18 mod 10 इफ आई डू आई विल गेट 8, ठीक है। तो अब 8 मिला है तो यहाँ पे 8 इंडेक्स एम्प्टी है, आई विल पुट हियर व्हाट 18, ठीक है। नाउ इसके बाद है मेरे पास 39। तो अगेन 39 mod 10 आई विल डू व्हाट आई विल गेट ओवर हियर 9। अब देखो 9 पे तो ऑलरेडी 19 प्रेजेंट है, तो मैं 39 को कैसे करूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका अब हो गया कोलिजन। तो अब कोलिजन है तो कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक हमें यूज करनी पड़ेगी, जो कि हम इस केस के अंदर यूज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के अंदर हमें क्या करना होगा, सिंपल फॉर्मूला यूज करना होगा 39 प्लस आई स्क्वायर। आई में हम सबसे पहले लेते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। मॉड आपको सेम वही साइज रखना है। तो 39 प्लस 1 व्हाट यू विल गेट 40, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40 mod 10। तो इससे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अब मैं जो है अब 39 को मैं पुट कर सकती हूँ 0th इंडेक्स पे, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे 39 है एंड यहाँ पे वी आर डूइंग 40, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 40 पुट करना है या 39। हमारे पास की 39 है तो हम 39 को ही पुट करेंगे। कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि वी विल पुट यह 40, तो उसको ये गलती मत कर देना। नाउ कमिंग टू 29, ठीक है। अब 29 को देखें तो 29 जो है हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे डिवीजन मेथड से। तो 29 mod 10 will be equal to 9। अब 9 पे अगेन 19 हमारा प्रेजेंट है तो कोलिजन हो गया, यहाँ पे है ना कोलिजन हो गया। तो अब हमें इसके अंदर क्या यूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो 29 प्लस 1 का स्क्वायर mod 10 आई विल गेट व्हाट 30 mod 10 आई विल गेट 0। अगेन 0 पे 39 प्रेजेंट है तो यहाँ पे अगेन क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, अब अपने आई को इंक्रीमेंट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 29 प्लस 2 का स्क्वायर mod 10, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 29 प्लस 4, 29 प्लस 4 इज व्हाट यार 33 mod 10 हमें 3 मिल जाएगा। तो अब 3 पोजीशन पे मैं क्या कर दूंगी, 29 को पुट कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि 3 पोजीशन एम्प्टी थी। सिंपल। अब क्या बचा है, 8 बचा है। तो 8 को कैसे देखेंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। 8 mod 10 इज इक्वल टू 8 पे तो 18 प्रेजेंट है। नाउ व्हाट विल डू, आई विल, यहाँ पे कोलिजन हो गया राइट। तो अब मैं इसको कर दूंगी 8 प्लस आई यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, mod 10। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 9 mod 10, ठीक है। तो 9 mod 10 जो है वो मुझे वापस से 9 दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 19। तो यहाँ पे तो वापस से कोलिजन हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 9 पे जैसे कि प्रेजेंट है सो यहाँ पे हम कर देंगे 8 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 1 हो गया। तो नाउ वी विल डू फॉर 2 का स्क्वायर mod 10। सो 8 प्लस 4 इज व्हाट योर 12। तो 12 mod 10 आई विल गेट 2, है ना। तो सेकेंड पोजीशन पे मैं क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी मेरे 8 को, ठीक है। तो हमने सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया है। इट इज वेरी सिंपल राइट। तो जस्ट आपको फॉलो करना है स्टेप्स, ठीक है। मुझसे अगर कहीं पे गलती भी हो जा रही है तो आप अपने नोटबुक में अच्छे से करो, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या करना है। आई स्क्वायर जस्ट हमें इंक्रीमेंट करते जाना है अगर कोलिजन हो रहा है तो, ठीक है, अगेन एंड अगेन कोलिजन हो रहा है। सो तो ये चीजें जो है हमें इसके अंदर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के अंदर करनी होती है। बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट हमें इस हैश फंक्शन को जो है ना याद करना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास डबल हैशिंग। तो चलो नाउ लेट अस सी द थर्ड क्लोज्ड हैशिंग टेक्निक, दैट इज डबल हैशिंग, ठीक है। तो डबल हैशिंग इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कितने हैश फंक्शंस होंगे। इसके अंदर 2 हैश फंक्शंस होंगे, ठीक है। उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी हैश फंक्शन, ठीक है, प्राइमरी हैश फंक्शन। और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी हैश फंक्शन, ठीक है, सेकेंडरी हैश फंक्शन। कब कैसे यूज करना है आई विल टेल यू। प्राइमरी हैश फंक्शन के अंदर क्या, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं h1 ऑफ की, इसको हम बोल सकते हैं h2 ऑफ की, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे प्राइमरी हैश फंक्शन को एंड उससे इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर कोलिजन होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर कोलिजन होता है फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे सेकेंड हैश फंक्शन को, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, हम कैलकुलेट कर पाएंगे स्टेप साइज फॉर प्रोबिंग। क्लियर। प्रोबिंग क्या है मैंने आपको बताया है, ये हम इससे क्या करते हैं, हम एम्प्टी स्लॉट को जो है ना फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास जो कीज है, ठीक है, लेट मी सी हियर, कीज है हमारे पास, कीज हमारे पास है। एक काम करते हैं 12, 22 और 32 ले लेते हैं, जो कि सारी हमें क्या दे देंगी, हमें कोलिजन दे देंगी, ठीक है। और हमारा जो m होगा वो होगा 10, ठीक है। तो ये इसको ऐसे करते हैं,
बाकी हमारे पास यहाँ पे हैश टेबल होगा, ठीक है। सबसे पहले समझने की बात करो डबल हैशिंग में क्या करना है हमें, ठीक है। तो जैसे कि हमारे टेबल का साइज क्या है 10 है, तो हमें दो हैश फंक्शंस यूज करने हैं, हमें ये भी पता है, लेकिन दोनों हैश फंक्शंस को हमें कैसे यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा साइज होगा, ठीक है, देखो प्राइमरी हैश फंक्शन को तो हमें डिवीजन मेथड से यूज करना है, जो डिवीजन मेथड हम नॉर्मली यूज करते हैं। क्या है वो डिवीजन मेथड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज नथिंग बट k ऑफ m, ठीक है। m है हमारे पास 10, तो सिंपल यहाँ पे k ऑफ 10, यहाँ पे k mod 10 आ जाएगा, ये हमारा प्राइमरी हैश फंक्शन है। अब सेकेंडरी हैश फंक्शन के अंदर फॉर्मूला क्या होगा, राइट। तो जैसे कि हमें हमेशा इसके अंदर देखना होगा कि हमारे टेबल का साइज क्या है, टेबल का साइज है 10, ठीक है। तो हमें 10 से छोटा प्राइम नंबर जो है कंसीडर करना है, 10 से छोटा प्राइम नंबर कंसीडर करना है। टेल मी विच वन इज दैट, इट इज 7, राइट। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, वो जैसे कि है 7, ठीक है, यहाँ पे हमें 7 लिखना है और उसको माइनस कर देना है कि मॉड 7 से। समझ में आ गई बात। तो इसको हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आप चाहो तो m या n ले लो, लेट से n ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये है n, और n क्या है हमारा यहाँ पे, n इज द प्राइम नंबर, ठीक है। n है हमारा प्राइम नंबर विच इज लेस देन m, ठीक है। प्राइम नंबर है जो कि हमारे टेबल जो हमारी हैश टेबल है उसके साइज से कम है, ठीक है। हमेशा ये याद रखो। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना, ओके। तो चलो ये तो हमने समझ लिया। अब लेट से हमारे पास ये कीज है। सबसे पहली कंडीशन में मैं देखूंगी 12 को, ठीक है, 12 को देखूंगी। मेरे पास है h1, ठीक है, यानी कि प्राइमरी फंक्शन, तो 12 mod 10 मुझे सिंपली मिल जाएगा क्या 2, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरी हैश टेबल, यहाँ पे मैं हैश टेबल को बना लेती हूँ मेरी। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। तो ये आप अच्छे से पेन पेंसिल यूज करके बना सकते हो, और स्केल पेंसिल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। तो 2 इंडेक्स पे मैं 12 को पुट कर देती हूँ, ओके। तो प्राइमरी हैश फंक्शन से मेरा काम हो गया, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो टेबल है वो क्या था, एम्प्टी था। नो सेकेंडली मैं आ जाती हूँ 22 पे। अब मैं हैश फंक्शन यूज करूंगी तो 22 mod 10 दे देगा मुझे 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कोलिजन। अब कोलिजन हो गया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा सेकेंडरी हैश फंक्शन यूज करना पड़ेगा, है ना। सेकेंडरी हैश फंक्शन तो मैं कैसे अप्लाई करूंगी, यहाँ पे अप्लाई करूंगी h2 of 22, ठीक है। h2 of 22 इज इक्वल टू n, मेरा क्या है इस केस में, मेरा n है 7, ये आपको निकालना पड़ेगा, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7 माइनस मेरी की क्या है, मेरी की है 22। अब उसको मुझे मॉड करना होगा किसके साथ, मेरी ये, समझ में आ गया। तो देखो 7 माइनस 22 mod 7, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा 7 माइनस 22 mod 7 मुझे मिल जाएगा क्या 1, है ना। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, ये 6 मिल गया। तो अब मुझे देखना है कि ये जो 6 है ये स्टेप साइज मुझे मिला है, सो वी हैव टू चेक इंडेक्स, व्हाट विच इंडेक्स आई हैव टू सी, आई डोंट हैव टू सी 2 सॉरी 6 ओवर हियर, आई हैव टू सी दिस 2 एंड दिस 6, मींस हमें ये स्टेप साइज मिला है। यानी कि अगर अभी हम 2 पे प्रेजेंट है तो मुझे कितने स्टेप आगे बढ़ना है जिससे मुझे जो है एक इंडेक्स मिल जाए जिसमें वो मतलब कोलिजन नहीं होगा वहां पे। तो यहाँ पे मुझे 6 स्टेप जो है आगे बढ़ने बोला है, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, मैं पहुंच जाऊंगी 8th इंडेक्स पे। तो मुझे चेक करना होगा कि अब 8th इंडेक्स जो है वो एम्प्टी है या नहीं, तो वो तो एम्प्टी है, तो मैं अब 8th इंडेक्स पे किसको पुट कर दूंगी, मेरे 22 को, ठीक है। तो ये होता है लॉजिक किसका, डबल हैशिंग का। एक और बार देख लेते हैं हमारे थर्ड के लिए जो कि है 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 32 mod 10 करेंगे, क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया मेरा फर्स्ट, जहां पे हो रहा है कोलिजन, ठीक है, यहाँ पे तो कोलिजन हो रहा है। अब मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे h2 लगाना पड़ेगा, सेकेंडरी फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसमें मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो मेरा जो n है वो 7 है, 7 माइनस 32 mod 7 में करूंगी, ठीक है। तो 32 mod 7 मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 7 माइनस 4, ठीक है। तो 7 माइनस 4 मुझे क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो अब मैं अगर 2 पे खड़ी हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे 3 स्टेप्स आगे जाना है। 2 पे मैं खड़ी हूं तो 3 स्टेप्स आगे, यानी 1 2 एंड 3, ठीक है। तो मुझे कहां पे आ जाना है, अब 5th इंडेक्स पे आ जाना है। 5th इंडेक्स पे मुझे किसको पुट करना है, 32 को, क्लियर। सो दिस इज द पैटर्न जो कि आपको फॉलो करना है फॉर डबल हैशिंग। दो ही आपको हैश फंक्शंस यूज करने हैं,
प्राइमरी हैश फंक्शन एंड सेकेंडरी हैश फंक्शन, एंड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको इसको बेसिकली लगाना है। एंड इसके ऊपर क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, इसके ऊपर आपको सिर्फ शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे कि कैसे आपको जो है ना ऐसे पर्टिकुलर कीज लेके एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करना है बेसिकली कैसे होता है ये, ठीक है। सो आई होप आपको डबल हैशिंग भी अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर डबल हैशिंग भी आ गया है समझ में, मतलब क्लोज हैशिंग हमने समझ ली है, हमने लीनियर प्रोबिंग समझा, हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग समझा, हमने डबल हैशिंग को भी समझ लिया, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द ओपन हैशिंग, ठीक है। अब ओपन हैशिंग के अंदर हम जो है इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ना। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्लोज्ड हैशिंग को पहले क्यों लिया, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं। ओके, सो अब ओपन हैशिंग समझेंगे। ओपन हैशिंग के अंदर हमें जो है विद चेनिंग और विदाउट चेनिंग है। तो विद चेनिंग और विदाउट चेनिंग समझने से पहले हमें जो है रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट समझना पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमने जो लीनियर प्रोबिंग पढ़ा है, क्लोज्ड हैशिंग का फर्स्ट पार्ट जो लीनियर प्रोबिंग हमने पढ़ा है वो ही अप्लाई होगा। जस्ट दो कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसके अंदर भी फिर हम जो है चेनिंग को पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम विदाउट एंड विथ रिप्लेसमेंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो सेम टू सेम जो लीनियर प्रोबिंग हमने पढ़ा है वो ही है ये, और कुछ भी नहीं है। तो 2023 का पीवाईक्यू यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है, तो पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएगा हमारा। क्या है, हमें बोला गया है वी हैव अ हैश टेबल ऑफ साइज 10, ठीक है। तो हमारे पास साइज है 10 का, ठीक है। टू स्टोर एन इंटीजर की विथ हैश फंक्शन, हमें हैश फंक्शन दिया हुआ है h of x is equal to x mod 10, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन आता है, क्लियर। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कर रही हूँ। देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हैश टेबल स्टेप बाय step using linear probing without replacement and insert element in order। ऑर्डर आपको दिया है 31, 3, 4, 21, 61, 6, 71, 8, 9 एंड 25, ठीक है। तो ये जो है आपको पूरा हैश टेबल के अंदर इसको ले लेना है, ठीक है। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, जो मैंने आपको समझाया है लीनियर प्रोबिंग के अंदर, ठीक है, वो ही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट में कोई भी इश्यू नहीं है, जो हमने लीनियर प्रोबिंग में किया है बस वही आपको करना है। यानी कि अगर कहीं पे कोलिजन हो रहा है तो आपको क्या देखना है, नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन देखनी है एंड उसको वहां पे पुट कर देना है। तो जो थ्योरेटिकल काम है इसका मतलब, यानी कि एक भी कोलिजन हो गया, मैंने आपको समझाया है कि आप क्या कर दोगे, वापस से नया हैश टेबल क्रिएट करोगे, ठीक है। तो वैसे आपको इसको करना है। मैं अभी सिंपली आपको एक ही हैश टेबल में इसको करके दिखाती हूँ, ठीक है। वैसे तो ये आप खुद कर सकते हो पॉज करके, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है एंड वी हैव डन दिस थिंग। तो चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हैश टेबल बना लेती हूँ। यहाँ पे हैश टेबल हमें साइज क्या बोला गया है, साइज इज 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस विल बी 9, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस विल बी 9, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 9 यानी कि 10 साइज का हैश टेबल। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें 31 mod 10 में करूंगी, मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। 31 mod 10, तो 1 पे मैं पुट कर दूंगी किसको, 31 को। 3 mod 10 करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 3, तो 3 पे पुट कर दूंगी मैं 3 को। अब 4 mod 10, ठीक है। देखो आपको अच्छे से थ्योरेटिकल लिखना है इसे, मैंने नोट्स में परफेक्टली ये वाला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, तो प्लीज आप वैसे ही करना, ठीक है। 4 mod 10 आपको मिलेगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4। देन यू हैव 21 mod 10, यू विल गेट अगेन 1। अब 1 पे तो है प्रेजेंट, तो मैं नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन देखूंगी जो कि है 2, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 21 को। अब 61 mod 10, 61 mod 10 मुझे वापस से 1 दे रहा है, तो 1 के बाद नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन 5 पे, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 61 को, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग का कॉन्सेप्ट है, नथिंग एल्स। अब 6 mod 10 में करती हूँ तो मुझे मिलेगा 6, तो 6 तो एम्प्टी है, मैं 6 पे पुट कर देती हूँ। देन 71 mod 10 मुझे अगेन मिल रहा है 1, तो 1 के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगी 7 पे, क्योंकि नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन 7 पे है, तो मैं 71 यहाँ पे कर दूंगी। देन आई हैव 8 mod 10, तो 8 mod 10 अगेन मुझे 8 मिल रहा है, 8 इज एम्प्टी, सो 8 ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद है 9, तो 9 mod 10 इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। एंड देन वी हैव 25, तो 25 mod 10 इज 5, लेकिन 5 जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे, यहाँ तक नहीं है, देन वी विल गो अगेन टू द स्टार्ट ऑफ हैश टेबल। तो 0th इंडेक्स पे हमें एम्प्टी स्पेस मिली है, वी विल पुट 25 ओवर हियर, ठीक है। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा हैश टेबल, ठीक है। कितना सा था, लेकिन हाँ लिखने में टाइम जाता है,
इसके अंदर। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अंदर आपको ये था कि यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड टू सर्च गिवन डेटा फ्रॉम हैश टेबल यूजिंग लीनियर प्रोबिंग। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस निकालना है। तो कंपैरिजंस हमें निकालने होंगे, तो वो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे, देखो आप ऐसे टेबल बनाओगे, ठीक है, मैंने अच्छे से बताया हुआ है इसको भी। यहाँ पे लिखोगे आप 31, देन फिर आपके सारी कीज यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है, 4, 21, 61, 6, 71, 8, 9 और 25। ठीक है, फिर आप ऐसे टेबल बना लोगे, सिंपल। ओके ठीक है, तो ये बना लिया आपने, अच्छे से टेबल बना लेना। एंड देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे कि आपको वो कितनी सर्च के बाद मिल रहा है ना, कितनी सर्च के बाद मिल रहा है। तो देखो 31 तो है, 31 मुझे 1 पे है, तो मैं 1 पे जाऊंगी, मुझे 31 मिल गया, तो सिंपली यहाँ पे ये मुझे फर्स्ट सर्च में ही मिल गया। उसके बाद मैं 3 पे जाऊंगी, 3 का इंडेक्स क्या है, 3 है, तो ये 3 पे ही है, तो ये भी मुझे फर्स्ट ही सर्च में मिल गया। तो इसके बाद यहाँ पे 4 है, तो 4 mod 10 जो है, यहाँ पे 4 वापस से 4 पे प्रेजेंट है, तो ये भी मुझे फर्स्ट सर्च में ही मिल गया। अब 21 को देखें, तो 21 के लिए तो इंडेक्स 1 है, तो मैं 1 इंडेक्स पे गई, 21 नहीं मिला। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊंगी यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सर्च, तो मुझे यहाँ पे ये 2 सर्च के बाद मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 61, 61 का क्या है, मेरा इंडेक्स 1 है, तो मैं पहले इंडेक्स 1 पे ही जाऊंगी, राइट। उसके बाद मैं जाऊंगी, ये तो नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो मुझे 61 5 सर्च के बाद मिला है ना। उसके बाद है 6, तो 6 का क्या आया मेरे पास, 6 का इंडेक्स 6 आया, तो 6 इंडेक्स पे ही मुझे 6 मिल गया, तो अगेन 1 सर्च। फिर 71, तो 71 के लिए 1 है इंडेक्स, तो ये तो यहाँ पे नहीं है, तो 71 कब मिलेगा मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th सर्च पे मुझे 71 मिलेगा। क्लियर। अब 8 जो है वो मुझे 8th इंडेक्स पे मिल जाएगा, यानी कि 1। फिर 9 जो है वो मुझे 9th इंडेक्स पे ही मिल रहा है, तो 1। 25 5 इंडेक्स पे मैं जाऊंगी तो नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, तो मुझे 6th सर्च पे मिल रहा है मेरा 25। तो ये हमने लिख दिए कंपैरिजंस। अब आपको क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस का फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखोगे आप एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, वेट। एवरेज number of comparisons, it will be equal to total number of comparisons। ठीक है, total number of comparisons upon, यहाँ पे आ जाएगा आपका total number of buckets। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, total number of buckets। अब total number of buckets क्या आ गए, buckets नहीं, कुछ भी नहीं है, ये आपकी buckets हैं, 0, 1, 2, 3, ये आपकी क्या है, buckets हैं। तो ये 1 से लेके 10 तक आपकी buckets हैं, 0 to 9 इंडेक्स है, 1 से लेके 10 आपकी क्या है, buckets हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस, यानी कि 1 + 1 + 1 + 2 + 5 + 1 + 7 + 1 + 1 + 6, तो ये आप लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ बकेट्स आपके पास है 10, तो ये टोटल आप करो, आपको मिल जाएगा 26 mod 26 डिवाइड बाय 2 10। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 26 डिवाइड बाय 10 2.6, तो ये है आपकी एवरेज सर्च। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2023 पीवाईक्यू है, एंड आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में, तो बहुत ज्यादा इजी एंड सिंपल है इसको इस पर्टिकुलर यूनिट में स्कोर करना। तो जस्ट आपको जो है आइडियाज पता होने चाहिए कि ऐसा आपको कैसे करना है। तो ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, अब आपको क्वेश्चन आ सकता है विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो विथ रिप्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूजिंग चेनिंग, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, विथ रिप्लेसमेंट यूजिंग चेनिंग। तो ये आता है आपके विथ चेनिंग और विदाउट चेनिंग वाला कॉन्सेप्ट। उससे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट। ओके, तो वो भी जो है हम 2023 का पीवाईक्यू ही देखेंगे। नाउ लेट अस सी लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर तो हमने लीनियर प्रोबिंग को नॉर्मली एग्जीक्यूट किया। अब विथ रिप्लेसमेंट के अंदर हमें क्या करना होगा, तो देखो बहुत सिंपल लॉजिक है। हम लीनियर प्रोबिंग में क्या करते हैं, एम्प्टी स्पेस ढूंढते हैं। कौन सी एम्प्टी स्पेस, जो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस होगी अगर कोलिजन हो रहा है तो। अब विथ रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, दूसरी एम्प्टी स्पेस नहीं ढूंढेंगे, जहां पे कोलिजन हुआ है वहीं पे उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे, और जो एलिमेंट पहले प्रेजेंट था उसको नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस में डाल देंगे। ठीक है, तो अभी देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अगेन ये 2023 का पीवाईक्यू है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें साइज दिया है टेबल का वो है 10, तो यहाँ पे हम पहले टेबल का जो है ना अपनी हैश टेबल उसको बना लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये आएगा हमारा 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज 9। सो ये जो है हमारी हैश टेबल बन गई। ठीक है, इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब सबसे पहले 11 को देखेंगे। हमेशा कौन सा मेथड लगेगा? यस, डिवीजन मेथड। तो 11 मॉड 10 इज नथिंग बट 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। देन वी हैव 33। 33 mod 10 is equal to what? देखो 33 mod 10 will give you 3 और थर्ड पोजीशन हमारी empty है। yes, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा 33 आ जाएगा। क्लियर? अब 20 पे, तो 20 mod 10 is nothing but 0, तो yes 0 is empty, so we will put what here? 20। अब आ जाते हैं 88 पे, तो 88 mod 10 is your 8। तो 8 इंडेक्स पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 8 इंडेक्स के ऊपर हम दे देंगे 88 को। ठीक है, सो दिस वाज 8 इंडेक्स एलिमेंट। अब 79 को देखते हैं, तो 79 mod 10 विल गिव यू व्हाट? 9। तो 9 पे क्या आ जाएगा? 79 आ जाएगा। सिंपल लीनियर अभी तक प्रोबिंग चल रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे है 98। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 98 mod 10। नाउ इट इज व्हाट? 8। अब 8 पे क्या प्रेजेंट है? ऑलरेडी 88 प्रेजेंट है। तो अब हमें क्या करना होगा? ये जो 88 है इसको हमें नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे पुट करना है और इस 88 को रिप्लेस कर देना है विथ 98। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम चाहे तो 88 को यहाँ रख के 98 को भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है दोनों का सेम है। कभी कभी हमारे पास क्या हो सकता है कि लेट्स से यहाँ पर मतलब यहाँ पे जैसे कि 20 है, यहाँ पे भी 90 है। मतलब बेसिकली अगर हमें कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि वो इंडेक्स को मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है या मैच नहीं कर पा रहा है, यानी कि लेट्स से इधर 4 है एंड यहाँ पे है 55। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है एंड मुझे जो है अब 14 को डालना है, तो 14 की करेक्ट प्लेस 4 ही होनी चाहिए, राइट? क्योंकि इसका इंडेक्स 4 है। एक्चुअली इसका इंडेक्स 4 है क्या? नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं? नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे डालते हैं एंड देन हम क्या करते हैं? इस 14 को इधर डालते हैं। बाकी अगर हम ऐसे भी करेंगे तो इट इज द सेम थिंग। ठीक है, हमें कोई मतलब परफेक्टली हमें इसका भी आंसर करेक्ट ही मिलेगा। तो जैसे कि ये 88 है, इस 88 को मैं क्या कर दूंगी? मैं यहाँ पे नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन में पुट कर दूंगी एंड यहाँ जो 88 था इसके अंदर मैं 98 को पुट कर दूंगी। ठीक है, तो ये होता है लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट। और एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 68 mod 10। ठीक है, तो अब 68 mod 10 वापस से हमें 8 दे रहा है, तो अब वापस से हम क्या करेंगे? इस 98 को जो है कट करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 68 और ये जो 98 है वो नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब 44 को देखते हैं, तो 44 mod 10, ये तो हमें 4 दे देगा। अब 4 के ऊपर क्या है? 4 के ऊपर है ये 98। अब यहाँ पे वैलिड कंडीशन है कि इसमें तो हमें रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा? देखो क्योंकि 4th इंडेक्स पे तो 44 ही मतलब आना चाहिए और है कौन सा? 98। तो इस 98 को हम नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे डाल देंगे, यानी कि यहाँ पे, और ये जो 44 है ये यहाँ पे आ जाएगा उसकी एक्चुअल पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 66 mod 10। 66 mod 10 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 6 और 6 पोजीशन तो एम्प्टी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 66। देन वी हैव 24 mod 10, अगेन ये मुझे दे देगा 4। ठीक है, तो 4 जो है अब वो यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे 44 प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको रिप्लेस बाय 24। ठीक है, और जो मेरा 4 है वो मतलब 44 है वो कहाँ पे चला जाएगा? वो यहाँ पे 44 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट की। तो सिंपल हमें बस इतना ही कंसीडर करना है इसमें, जस्ट हमें क्या करना है? रिप्लेस कर देना है। अगर कोलिजन हो रहा है तो उसको हम कर देंगे रिप्लेस और जो वहां पे प्रेजेंट है एलिमेंट उसको कर देंगे नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे प्लेस। ठीक है, सो ये था लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट। नाउ लेट अस सी लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूजिंग चेनिंग। ठीक है, तो यूजिंग चेनिंग जो है ये कॉन्सेप्ट अब जो है हमारे पास नया आ गया है। तो अब जो है हम अपनी हैश टेबल को जो है ना विजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि सिंपली अगर कोड के हिसाब से देखें तो हमारे पास 2 एरे आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पे जो है हमारे पास होगा डेटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंड यहाँ पे जो है ये होगी हमारी चेन। ठीक है, तो ये होते हैं 2 चीजें जो हमारी चेनिंग के अंदर आ जाती हैं, इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो अब देखो जैसे कि लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है यूजिंग चेनिंग, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तो सेम रहेगा। इसके अंदर क्या होगा? जो कि हमारा लीनियर प्रोबिंग हमने किया था, एम्प्टी स्पेस में हमारी जो है दूसरी एलिमेंट आ जाती है अगर कोलिजन होता है तो सबसे पहले तो हम कीज ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। दैट इज 1 3 1 3 4 21
61, 6, 71, 8 और 9। ठीक है, तो ये है हमारे पास कीज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल साइज है हमारे पास 10, तो वो तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा 131, मॉड m क्या है हमारा पास 10 है, तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा 1। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या चला जाएगा, डेटा के अंदर हमारे पास 131 चला जाएगा। एक और चीज जो हमें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम जब कोड करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए कि एम्प्टी स्पेस है, तो एम्प्टी स्पेस हमें कैसे पता चलेगी, सो वी विल अप्लाई हियर -1। ठीक है, तो हर जगह हम जो है -1 दे देंगे, स्पेशली चेनिंग के अंदर। वैसे तो डेटा में भी देंगे, लेकिन चेनिंग के अंदर वी विल गिव -1। इससे क्या पता चलेगा कि हमारी जो स्पेस है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पे भी -1 कर सकते हैं, वी कैन अपडेट दिस एज वी आर पुटिंग सम एलिमेंट्स इन दिस। ठीक है, तो चलिए 131 तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे चला गया। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर -1 है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब क्या है, सेकंड है थर्ड, तो 3 mod 10 आई विल गेट व्हाट 3। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या चला जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे वी विल गेट 3 ओवर हियर। अब 4, तो 4 mod 10 व्हाट आई विल गेट 4। सो ऑन फोर्थ इंडेक्स आई विल गेट हियर 4। देन 2 1, 2 1 पे mod 10 आई विल गेट 1, तो 21 mod 10 जो है वो 1 है, और फर्स्ट पोजीशन पे जो है हमारा 131 प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, हम नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन को देख रहे होते हैं। 131 की नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इस -1 को यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगी 21 से। अब चेनिंग हम कर रहे हैं, चेनिंग हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे ही दोनों होने चाहिए थे, राइट, फर्स्ट इंडेक्स पे ही होने चाहिए थे, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है इसीलिए वो नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे गया। तो इसकी भी हमारे पास जो है, इसके इंडेक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि नेक्स्ट वाला जो है वो कहाँ पे गया है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो जो फर्स्ट इंडेक्स है हमारा, उसके बाद मेरा जो एलिमेंट है वो सेकेंड इंडेक्स पे गया है, तो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है उसकी चेनिंग के अंदर मैं वो वाले इंडेक्स को दे दूंगी जहां पे मेरा सेकेंड एलिमेंट गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि फर्स्ट के बाद, फर्स्ट में मेरा जो है चेक करेगा एग्जीक्यूशन के टाइम कि यस ये 21 है या नहीं, तो ये तो नहीं है, तो फिर ये चेक करेगा कि नेक्स्ट जो है 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट किधर है, तो वो मेरे पास है सेकेंड पोजीशन पे, तो अब जाके वो सेकेंड पोजीशन पे चेक करेगा। ठीक है, सो ये होता है लीनियर प्रोबिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूजिंग चेनिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो 21 हमने कर लिया। नाउ लेट अस सी 61 mod 10। 61 mod 10 हम करेंगे, वी विल गेट 1 ओवर हियर। अब वापस से जो है हमारा एग्जीक्यूशन 1 पे जाके चेक करेगा कि 61 है या नहीं, तो वो तो नहीं है क्योंकि 131 यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट का है सेकेंड इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे 21 प्रेजेंट है, अगेन 61 हम नहीं डाल सकते। सो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन देखेंगे, तो नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन है 4 के बाद, दैट मींस ऑन फिफ्थ इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं पुट करूंगी 61 को, लेकिन अगेन मुझे लिंक करना होगा मेरे 21 को। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो लिंक लिस्ट का चलता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे 21 है, बट हम यूज क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एरे का, ताकि हम 2 एरे को यूज करके सेम प्रोसीजर कर पाए। अदरवाइज हम लिंक लिस्ट का भी यूज करेंगे, लिंक लिस्ट का यूज हमने कोड में किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 61 आ गया फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर, तो अब ये जो है ये कहाँ पे जाएगा, अब जो लास्ट हमारा इंडेक्स था, यानी कि देखो जैसे चेन बनती है, ये यहाँ पे चेक हुआ क्या, फिर ये 2 पे, मतलब 2 पे उसने चेक किया, 2 पे नहीं था। ठीक है, तो अब 2 का जो है वो चेन चेक करेगा। ठीक है, अगर 2 पे भी नहीं होगा तो 2 का चेन चेक करेगा ना, तो 2 के चेन में मैं क्या दे दूंगी, मैं वो इंडेक्स दे दूंगी जो कि यहाँ पे मैंने 61 को स्टोर करके रखा है, दैट मींस 5। ठीक है, तो ऐसे चेनिंग जो है वो वर्क करती है। क्लियर, नाउ लेट अस सी ओवर हियर, ये है 6 mod 10। ठीक है, तो 6 mod 10 इज इक्वल टू 6 होता है, तो 6 तो एम्प्टी है, तो यहाँ पे मैं आराम से पुट कर सकती हूँ 6 को। राइट, नाउ 71 mod 10 is what 1। अब हमें क्या करना है, अब ये 1 पे जाएगा। ठीक है, 1 पे देखेगा 131 पे, तो यहाँ पे तो 71 नहीं है। ठीक है, मैं क्या देख रही हूँ, मैं सर्चिंग के हिसाब से देख रही हूँ, फिर मुझे पोजीशन भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे 131 में नहीं है, तो मैं चेनिंग चेक करूंगी, सेकेंड इंडेक्स पे जाऊंगी, सेकेंड इंडेक्स पे 71 है, नहीं है, फिर मैं 21 का इंडेक्स चेक करूंगी, क्या है 5, तो 5 इंडेक्स पे मैं डायरेक्ट चली जाऊंगी। मैं लीनियर प्रोबिंग को सिक्वेंशियली सर्च नहीं करूंगी, इसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, इसलिए हमने
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए चेनिंग का रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। अब ये फिफ्थ इंडेक्स पे डायरेक्ट मेरा एग्जीक्यूशन जाएगा। 61 क्या 71 के इक्वल है? नहीं है। तो अब जो है नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन यानी कि यहाँ पे मेरा 71 आ जाएगा और 71 का जो इंडेक्स है वो मैं अभी जो मैंने प्रीवियस 1 वाला इंडेक्स स्टोर करा हुआ है यहाँ पे की, तो वहां पे मैं इसका इंडेक्स डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये की मतलब चेन बनती जा रही है, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे चेनिंग का। अब 8 mod 10 देखते हैं। 8 mod 10 मुझे 8 देगा। 8th पोजीशन जो है मेरी एम्प्टी है, मैंने 8 पुट कर दिया। देन आई हैव 9, तो 9 mod 10 इज इक्वल टू 9, तो अगेन 9 जो है वो मेरा एम्प्टी है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया क्या 9, ठीक है। तो ये होती है चेनिंग। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप जो है चेनिंग को अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये तो चलो इजी था, है ना। अब हम देखते हैं विथ रिप्लेसमेंट। इसके अंदर जो है हमें प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि हमें चेनिंग को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अपडेट किया क्या? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला था, सिंपल वाला था। अब हमें क्या करना है? यूजिंग चेनिंग करना ही है, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं अब हम विथ रिप्लेसमेंट के साथ। नाउ लेट अस सी लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट यूजिंग चेनिंग, ठीक है। तो विथ रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो यूज हो गई। अब मैंने आपको पहले नहीं समझाया कि आपको हैश फंक्शन कौन सा यूज करना है, बिकॉज आई वाज फोकसिंग ऑन कि आपको विथ रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब आपको क्या करना है, देखो लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट के लिए जो है ना हैश फंक्शन दूसरा यूज होता है, विच इज एच ऑफ आई स्क्वायर मॉड एम, ठीक है। आई स्क्वायर बस हमें जस्ट उसके अंदर कर देना है, ठीक है। तो ये हम करते हैं विथ रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड जब भी विथ रिप्लेसमेंट होगा आपको इसे यूज करना है, ठीक है। तो जो विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपके टेबल के हिसाब से था वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू आर चेनिंग एंड विदाउट चेनिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट यूजिंग चेनिंग अगर हम करेंगे तो सिंपली वही कॉन्सेप्ट होगा, जस्ट चेन ऐड हो गई। चेन ऐड हो गई, इसका मतलब हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमारी जो हैश टेबल है वो क्या हो गई, हमारी दो एरेज के अंदर डिवाइड हो गई। मतलब हम दो एरेज को यूज करेंगे, तो डेटा और चेन ये दो एरेज हो गए। अब हमेशा इनिशियलाइज करने के लिए हमने क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया। ये -1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी हैश टेबल है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर पोजीशन एम्प्टी है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक एक करके हमें सारे के सारे यहाँ पे लिख लेने हैं कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। जैसे कि जो भी हमारी कीज हैं बेसिकली उनको, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर मॉड हम किससे करेंगे, 10, क्योंकि हमारा साइज जो है वो है 10। तो आई स्क्वायर मॉड 10 हमें मिल जाएगा क्या 1। तो 1 में हम पुट कर देंगे किसको, यहाँ पे 1 में 1 को पुट कर देंगे। देन वी हैव 3 का स्क्वायर मॉड 10, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 मॉड 10 हमें 9 ही मिल जाएगा। तो 9 इंडेक्स के ऊपर आके हम पुट कर देंगे किसको, 3 को, ठीक है। याद रखना हमें स्क्वायर करना है विथ रिप्लेसमेंट में। देन 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर मॉड 10 हम करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 के स्क्वायर में हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4। 4th इंडेक्स पे जाके हमें पुट किसको कर देना है, 12 को पुट कर देना है, ठीक है। अब आ जाओ 4, तो 4 का स्क्वायर मॉड 10, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे 16 का जो है मेरे पास आ जाएगा 6, तो 6 के ऊपर आके मैं पुट कर दूंगी किसको, 4 को। क्लियर है। अब 4 हो गया। अब आ जाते हैं 25 है, 25 का स्क्वायर मॉड 10 विल गिव मी व्हाट, अगेन 5 यहाँ पे इंडेक्स मुझे मिल जाएगा। तो 5th इंडेक्स पे जाके मैं पुट कर दूंगी किसको, 25 को। ओके, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं 6 पे, तो 6 का स्क्वायर मॉड 10, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का स्क्वायर मॉड 10 6 मिलेगा। तो 6 पोजीशन पे तो ऑलरेडी 4 प्रेजेंट है, तो अब मुझे इस 4 का क्या करना पड़ेगा, है ना। तो इस 4 को जो है मैं पुट कर दूंगी नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे, और यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी किससे, 6 से। अब इसको रिप्लेस तो कर दिया है, 4 का भी जो है मेरे 4 स्क्वायर का भी जो है मेरे पास क्या है 6 है, 6 स्क्वायर का भी 6 है। तो बेसिकली जब मैं 4 को सर्च करने आऊंगी तो मैं पहले 6 पे आऊंगी, तो मुझे उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो है 7 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर है 4, वो यहाँ पे चेन में आके स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। अब 6 हो गया। अब यहाँ पे आएगा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर मॉड 10 विल गिव मी व्हाट, 18 का स्क्वायर विल गिव मी हियर 4, ठीक है। अब 4th इंडेक्स पे मैं आऊंगी, 4th इंडेक्स पे तो 12 प्रेजेंट है, तो जैसे कि यहाँ पे 12 प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगी, इस 12 को नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे पुट कर दूंगी, है ना।
यहाँ पे क्या पुट करूंगी, मेरे पास आ जाएगा ये 18, है ना। अब 18 के मतलब यहाँ पे तो 12 है ना, 12 था पहले, तो मुझे यहाँ पे उसकी पोजीशन जो है स्टोर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 के आगे मैं क्या कर दूंगी, मेरा 12 कहाँ पे गया है, 8 पे गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8, ठीक है। अब 18 का स्क्वायर भी हो गया। अब 20 का करते हैं, तो 20 का स्क्वायर मॉड 10 विल गिव मी व्हाट, 0 ओनली, तो सिंपल 0 पे जाके मेरा यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब 8 है, 8 स्क्वायर मॉड 10, तो 8 स्क्वायर होता है 64, अगेन मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे है 18, है ना। तो अब क्या करना होगा, इस 18 को तो मुझे नेक्स्ट पोजीशन पे डालना होगा, और ये जो 12 है मेरा, ये नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे है 8, ठीक है, ये 8 है। अब सिंपल मैं क्या करूंगी, 8 स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 है, तो ये 4 की पोजीशन पे मेरे पास आना चाहिए क्या, 8, है ना। तो फोर्थ पोजीशन पे अगर 8 आएगा, तो ये जो 18 है वो कहाँ पे चला जाना चाहिए, 12 पे चला जाना चाहिए, है ना। और ये 12 कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 2 पे आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, 18 को यहीं पे रहने देते हैं, 12 को भी यहीं पे रहने देते हैं, है ना। तो सिंपल यहाँ पे अगर हम करें, तो सिंपली यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 12 है, दोनों भी हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4 प्रेजेंट है ना। तो इस 4 पे मैं पुट कर देती हूँ, मतलब मेरा जो 4 पे आया है, जो अब आया है दैट इज 8, तो मैंने इसको 8 को यहाँ पे पुट कर दिया। मैंने क्या हटाया यहाँ से, मैंने 18 को हटाया, राइट। तो अब जो है मेरा एग्जीक्यूशन कहाँ पे जाएगा, 8 पे जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 8 की जगह कर देती हूँ 18, एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे कर देती हूँ 12, ठीक है। तो अब जो 18 है उसका जो इंडेक्स है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, आई विल गेट व्हाट, 8, यहाँ पे 8 है, ये 18 के बाद कहाँ पे गया है मेरा, 12 2 पे गया है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, एंड वी विल गेट द आंसर्स, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा आपका लीनियर प्रोबिंग विथ रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट। अब अगर यहाँ पे से यूजिंग चेनिंग हटा दें, तो बस ये चेन वाला एरे हट जाएगा, एंड बाकी पूरा का पूरा एरे यही बचेगा, ठीक है। तो ये होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही कॉन्सेप्ट जो है हमें यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। सो चलिए, नाउ लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किप लिस्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको हैशिंग के बारे में पढ़ा दिया, हमने क्लोज्ड हैशिंग, ओपन हैशिंग सब कुछ अच्छे से समझ ली, चेनिंग वाले कॉन्सेप्ट्स देख लिए। अब आप नोट्स में देखोगे तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं, आप देखो तो उनमें सॉल्व करे हुए भी हैं, एंड डेफिनेटली आप सबको जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, अच्छे खासे पीवाईक्यूज भी मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। अब जो है हम कॉन्सेप्ट देखेंगे स्किप लिस्ट का। स्किप लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट की तरह होता है क्या, तो हाँ, थोड़ा बहुत उसी की तरह होता है। तो देखो, इट इज यूज्ड फॉर सर्चिंग इन एफिशिएंट वे, ठीक है। हमारे पास जो है, अगर ऐसा समझ सकते हैं कि लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के अंदर हम सर्च कैसे करते हैं, है ना। तो उस लिंक लिस्ट के अंदर हमें सर्च करने के लिए लीनियरली ही जाना पड़ेगा। जैसे एरे के अंदर हमने करना था, तो हमने हैशिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब अगर लिंक लिस्ट के अंदर करना है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो स्किप लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो लिंक लिस्ट होता है उसके अंदर हम कोई भी लीनियर सर्च छोड़ के हम बाइनरी सर्च को भी अप्लाई नहीं कर सकते। हम बाइनरी सर्च को अप्लाई क्यों नहीं कर सकते गाइस, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, एंड आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि बाइनरी सर्च हम स्किप लिस्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको मुझे बताना है। नोट्स में अवेलेबल है, फिर भी आप थोड़ा सा जो है नॉर्मली सोच सकते हो, इसके बारे में बैठ के आप सर्च वगैरह कर सकते हो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, एंड आपको ये नॉलेज भी रहेगी, ठीक है। तो चलो, अब वैसे यहाँ पे इट इज यूज्ड फॉर सर्चिंग इन एफिशिएंट वे। तो लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट होता है लीनियर सर्च का। तो लीनियर सर्च में तो हमेशा हमें पता है बिग ऑफ एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, तो हम इसको कम कैसे करें, इसको कम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्किप लिस्ट का, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या होती है ना, इसके अंदर हमारे पास होती है 2 टाइप की नोड्स, ठीक है, या फिर 2 टाइप की लिंक लिस्ट हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारी वो है हेडर नोड, ठीक है। हेडर नोड आपको गिवन होगी, हेडर नोड, जो कि मैं अभी एक एग्जांपल लिखूंगी उसमें ले लूंगी, ठीक है। उसके बाद होती है आपके पास नॉर्मल लिंक लिस्ट, ठीक है। नॉर्मल लिंक लिस्ट वो आपको यहाँ पे गिवन होती है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी यहाँ पर वो लिंक लिस्ट बना लेती हूँ एक एग्जांपल वाली, एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्किप लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं।
नाउ सी, ये जो है हमारे पास हेडर नोड है और नॉर्मल लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो हेडर नोड्स हमें कुछ ये दिए हैं एंड लिंक लिस्ट कुछ जो नोड्स हैं वो ये दिए हैं। यहाँ पे मैंने उस लिंक लिस्ट को बनाने की कोशिश की है। देखो हमारे पास नोड्स होती है, हमें पता है लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा होता है, नेक्स्ट होता है, और जो हमारे नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने अपना कनेक्शन दिखा दिया। ये जो है बेसिकली ये आके कनेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, एंड ये जो है ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे बनाने की कोशिश की क्योंकि हमारी जो नोड्स है वो 15 है, ठीक है। तो चलो जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, अब मैं इन सबको इंडेक्स दे देती हूँ, मतलब इंडेक्स नहीं होता है, याद रखना लिंक लिस्ट में इंडेक्स नहीं होता है, ये मैं एड्रेसिंग दे रही हूँ। तो एड्रेस जो है हम एकदम बेसिक रखते हैं, जो 0 1 2 3, तो हमें जो है समझने में थोड़ा सा इजी लगेगा, ठीक है। 7 8 देन यहाँ पे आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 एंड यहाँ पे एक और आना चाहिए दैट इज 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये 15, ओके। सो ये हमने बना लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हेडर नोड है ये क्या है, हेडर नोड को समझने से पहले पहले हम डेटा फिल कर लेते हैं, है ना। तो पहले हमारे पास क्या है, 10 है, तो डेटा में मेरे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये वाले नोड के साथ कनेक्टेड है, तो इसका इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नोड है 20, फिर यहाँ पे क्या है, ये 2 है, ठीक है। फिर नोड है मेरे पास 22, यहाँ पे क्या है, ये 3, ठीक है। ये तो हम कर ही सकते हैं, अब लिंक लिस्ट का तो नॉलेज है आपको, है ना। यहाँ पे आ जाएगा ये 4, देन यहाँ पे 27, यहाँ पे 5, यहाँ पे 30, यहाँ पे 6 43 7 देन 45 8 देन 40 नहीं 50, देन यहाँ पे 9 आ जाएगा, देन यहाँ पे आएगा 54, यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आएगा 57, यहाँ पे 11 आ जाएगा, देन 58 एंड यहाँ पे 12 62 13 देन यहाँ पे 65 एंड देन 67, ठीक है। तो यस मुझे इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ओके। देन 67 हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली 67 पे आपका यहाँ पे आ जाएगा, 67 पे नल आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 67 जो है वो किसको पॉइंट करता है, यहाँ पे नल को पॉइंट करता है, क्लियर। यस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें हेडर नोड को बनाना है। तो देखो जो हेडर नोड है वो मेरी क्या है 10, यानी कि जो हेडर नोड है इसके ऊपर मैं एक और नोड बना देती हूँ ऐसे ओवल शेप में, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट, ठीक है। इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट, तो मैंने ये बना लिया 10। उसके बाद है मेरे पास 30, तो 30 किधर है, इधर है, तो इसके ऊपर मैं हेडर नोड बना लूंगी यहाँ पे, एंड इसको यहाँ पे लिख दूंगी 30, ठीक है। 30 लिख दिया। उसके बाद है 57 पे, तो 57 कहाँ है, यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर एक हेडर नोड बना दूंगी यहाँ पे विच इज 57। उसके बाद है 67 पे, तो 67 इधर है, यहाँ पे मैं एक हेडर नोड बना दूंगी विच इज हियर 67। अब ये जो है ये हेडर नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी यहाँ पे, ठीक है। ये हेडर नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसा आएगा, क्लियर। ये यहाँ पे हेडर नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, लिंक लिस्ट एकदम अलग है, हमारी स्किप लिस्ट जो हमने यहाँ पे ये हेडर नोड बनाया बेसिकली ये एकदम अलग है। अब इसको बनाने का लॉजिक क्या है ना, हमें सर्चिंग करनी है, ठीक है। हमें क्या करनी है, सर्चिंग करनी है। तो लेट से मुझे सर्च करना है दो नंबर्स को, दैट इज माय 45 एंड यहाँ पे है 62, ये दो नंबर्स हैं जिन्हें मुझे सर्च करना है। मैं नॉर्मल सर्चिंग करूंगी, जस्ट जो लिंक लिस्ट से होती है लीनियर सर्च से वो मैं करूंगी, और नेक्स्ट मैं जो है वो करूंगी अपने स्किप लिस्ट से। तो हमें जो है डिफरेंस वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, अभी के लिए यहाँ पे जो है एक स्क्वायर बना लेती हूँ एंड इसके अंदर हम लिखेंगे हमारे आंसर्स, ठीक है। 45 के लिए हम लिखेंगे और हम लिखेंगे 62 के लिए यूजिंग लिंक लिस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे यूजिंग स्किप लिस्ट, ठीक है। चलो अब पहले मैं ढूंढती हूँ 45 को यूजिंग माय लिंक लिस्ट। तो 45 को ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पे कितने कंपैरिजंस लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपैरिजंस लगेंगे। तो लिंक लिस्ट में मुझे 45 को जो है सर्च करने के लिए लगेंगे 8 कंपैरिजंस, ठीक है। अब 62 को सर्च करने के लिए कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने लगेंगे मुझे, यहाँ पे 62 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मुझे क्या लगेंगे, आई थिंक मैंने कोई नंबर जो है यहाँ पे रहने दिया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 है, राइट। तो आई थॉट यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, राइट। 10 20 22 23 27 30 43 45 50 देन 54 भी है, 57 58 यस आई हैव मिस्ड 59 ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 59 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 62 आएगा, यहाँ पे 65 आएगा, ठीक है। दैट वाज द थिंग आई वाज थिंकिंग कि चलो
कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये, ओके, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 14 के बाद 15, यहाँ पे आ जाएगा आपका 67 एंड यहाँ पे आ जाएगा ये नल को पॉइंट करेगा, ठीक है, किसको पॉइंट करेगा, ये नल को, ठीक है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो है अब देखते हैं 62 कौन सी कंपैरिजन में आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंपैरिजन पे हमें मिल जाएगा 62। चलो, अब ये तो हमने सिंपल लिंक लिस्ट से देख लिया है ना। अब मुझे बताओ कि स्किप लिस्ट से हम कैसे करेंगे, है ना। तो स्किप लिस्ट से हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो मैं देखूंगी किसको, मेरा जो कंपैरिजन है वो है क्या, 45, है ना। तो सबसे पहले मैं 10 को कंपेयर करूंगी, फिर मैं देखूंगी ये 45 के इक्वल है, नहीं है, फिर मैं आगे जाऊंगी, मैं डायरेक्टली 30 को कंपेयर करूंगी, क्या 30 मेरा 45 है, नहीं है, और उससे बड़ा ही है ना। तो मैं अब डायरेक्टली चली जाऊंगी किस पे, 57 पे, है ना। 57 क्या है मेरी, यहाँ पे थर्ड नोड है, थर्ड हेडर नोड है ना, थर्ड हेडर नोड है, तो मैं डायरेक्ट 57 पे चली गई। अब 57 पे आके मुझे पता चला कि मेरा जो 45 है वो 57 से तो छोटा है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं डायरेक्ट 30 पे जाऊंगी फिर 30 के बाद यानी कि यहाँ पे, और 30 के बाद आई विल चेक 43 एंड देन आई विल चेक 45, आई विल गेट माई वैल्यू। अब देखते हैं कि हमें कितनी सर्च लगी, वापस से 1 2 3 देन हियर 4 5 एंड 6, तो 45 के लिए मुझे कितनी सर्च लगी, यहाँ पे 6 कंपैरिजंस, ठीक है। अब देखते हैं किसके लिए, अब देखते हैं 62 के लिए, ठीक है। तो 62 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 10 देखेंगे, फिर 30 देखेंगे, फिर मैं 57 पे आऊंगी, वापस से 62 बड़ा है तो मैं चली जाऊंगी 67 वाली मेरी हेडर नोड पे। अब जो है मेरा 62 छोटा है, तो नाउ आई विल अगेन गो ऑन 57 वाला नोड एंड देन आई विल कम टू 58 देन 59 एंड देन आई विल गेट व्हाट, यहाँ 62। समझ में आ गया। अब कंपैरिजन देखते हैं, 1 2 3 4 देन अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, तो 5 6 7 और 8, तो 62 मुझे कितने में मिला, मुझे मिला 8 कंपैरिजंस में। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि नॉर्मल लिंक लिस्ट में मुझे 45 8 कंपैरिजन में मिला, 45 स्किप लिस्ट में मुझे 6 कंपैरिजंस में मिला, और 62 जो है वो 14 कंपैरिजंस में मिला था लिंक लिस्ट में, लेकिन स्किप लिस्ट में मुझे 18 कंपैरिजंस में मिल गया। इसका मतलब स्किप लिस्ट में जो है मेरी कंपैरिजंस कम हो रही है, इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये था हमारे स्किप लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास बचे हुए दो कॉन्सेप्ट, जो कि है रीहैशिंग और एक्सटेंसिबल हैशिंग, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। नाउ लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ रीहैशिंग। देखो बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं ये, ठीक है, इनको ज्यादातर शॉर्ट नोट में ही आता है और बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो अभी आप रीहैशिंग समझोगे तो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। रीहैशिंग क्या है, ये एक टाइप का क्लोज्ड हैशिंग ही है, ठीक है, क्लोज्ड हैशिंग। अब आप थोड़ा सा रिमाइंड करो, क्लोज्ड हैशिंग में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लीनियर प्रोबिंग पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पढ़ी थी और डबल हैशिंग, है ना। तो रीहैशिंग भी एक टाइप की क्लोज्ड हैशिंग है। इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमारा हैश टेबल फुल हो जाता है, ठीक है, और फिर भी हमारे पास कुछ कीज बचती हैं जिनको हमें इंसर्ट करना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रीहैशिंग का यूज करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि लेट से पहले मेरे हैश टेबल का साइज 2 था, तो मैं उसको डबल कर देती हूँ, यानी कि मैं 4 कर दूंगी। पहले 5 था तो मेरी हैश टेबल का साइज 10 हो जाएगा, और जो है साइज बढ़ता है, इसका मतलब अब वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे हैशिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। कौन सी हैशिंग, वही लीनियर हैशिंग, जो लीनियर प्रोबिंग हम करते हैं वो, ठीक है। तो चलो छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है रीहैशिंग का। लेट से मेरे पास साइज ऑफ द टेबल है 5, ठीक है, और जो मेरे पास कीज हैं वो क्या है, कीज हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। तो ये है मेरे पास सारी की सारी कीज। अब इन्हें मुझे इंसर्ट करना है और मेरी टेबल का साइज 5 है, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे हाँ डबल होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें इसको कैसे दिखाना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्डर साइज ऑफ द टेबल इज 5, हम कीज लिखेंगे एंड यहाँ पे ओल्डर साइज वाला जो है हैश टेबल बना देंगे, ठीक है, ओल्डर साइज वाला। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 5 साइज वाला 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4, ओके, तो ये एक नहीं रहेगा। तो 5 इंडेक्स का मैंने हैश टेबल बना लिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, 10 मॉड क्या है, मेरे पास 5 है, राइट। तो 10 मॉड 5 मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मॉड 5 आई विल गेट व्हाट 0, क्योंकि यहाँ पे 5 के टेबल में आता है 10, राइट। बेसिकली ये क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देन 20
20 mod 5 भी हो जाता है तो 0 मिलेगा। तो अगेन अब 0 पे नहीं आएंगे, हम नेक्स्ट एम्प्टी पोजीशन पे आ जाएंगे जो कि है 20। अब 30 mod 5 हम करेंगे तो वापस मुझे 0 मिलेगा। तो अब 0 पे मैं आऊंगी, फिर नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन देखूंगी, नहीं है तो नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन पे पुट कर दूंगी 30 को। ऐसे ही 40 के लिए होगा, 0 पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा। एंड 50 के लिए भी यही होगा, तो नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन पे हो गया। बचे क्या मेरे पास 60, 70, 80, 90 और 100। तो अब मैं क्या करूंगी, इस जो टेबल साइज है इसको कर दूंगी मैं 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स मेरा 5 क्या हो जाएगा, मेरे पास 10 हो जाएगा। तो अब जो है मैं हैश टेबल अपनी बनाऊंगी ऑफ 10 साइज। ठीक है, हैश टेबल मैं किसकी बनाऊंगी, ऑफ 10 साइज। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये जो है हमारी हैश टेबल बन गई ऑफ 10 साइज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, 5 6 7 8 9 और ठीक है 9। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको पुट करना है। तो अब जो है हमें सिर्फ 5 से करके मिलेगा क्या, नहीं, हमें करना होगा 10 से। ठीक है, तो 10 mod 10 हमें 0 मिलेगा। अब इस केस में जो है हमें सेम आंसर मिलेगा, 5 और 10 जो है वो मल्टीपल ऑफ ईच अदर है, तो यहाँ पे मुझे 10 मिलेगा। अब 20 के लिए भी वही केस होगा, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट होता है रीहैशिंग का, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ ऐसे लेके जो है यहाँ पे आपको बताना होगा। ठीक है, सिंपल, आपको यहाँ पे भी ये सारे 10 से मॉड करके बताने होंगे। ठीक है, सिंपल है। आपने क्या किया, सिंपल, आपके पास जो कीज हैं वो आपके पास ज्यादा है और आपका जो हैश टेबल है उसका साइज कम है, तो उस केस में आप कर देते हो डबल अपनी हैश टेबल को। ठीक है, फिर चाहे आपके मतलब एम्प्टी बकेट्स भी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये होता है रीहैशिंग। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक्सटेंसिबल हैशिंग का। नाउ लेट अस सी दिस एक्सटेंसिबल हैशिंग। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका टाइप ऑफ क्लोज्ड एड्रेसिंग है। ठीक है, क्लोज्ड एड्रेसिंग आप बोल लो या क्लोज्ड हैशिंग बोल लो, सेम ही है। ठीक है, तो दोनों का नाम हम सेम बोलते हैं, ओपन एड्रेसिंग, क्लोज्ड एड्रेसिंग, या ओपन हैशिंग या क्लोज्ड हैशिंग। तो ये भी क्लोज्ड हैशिंग, क्लोज्ड एड्रेसिंग वाला टाइप है एक्सटेंसिबल। ठीक है, अब ये भी क्यों आया है, मतलब हमने जैसे कि अभी रीहैशिंग पढ़ा, उसमें भी हमने क्या देखा कि हमारे पास डेटा ज्यादा है, अमाउंट ऑफ डेटा ज्यादा है और हमारी हैश टेबल छोटी है, तो हमने क्या किया, हमारी हैश टेबल को डबल कर दिया, है ना, तो ये किया हमने। अब एक्सटेंसिबल हैशिंग का भी यूज यही है। क्यों हमने इसको यूज किया, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो ज्यादा है और हमारी हैश टेबल छोटी है। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारी अप्रोच अलग है। और जो एक्सटेंसिबल हैशिंग होती है वो आपकी ग्रो भी कर सकती है, श्रिंक भी कर सकती है, इंक्रीमेंट भी कर सकती है, डिक्रीमेंट भी कर सकती है। इसका मतलब क्या है, ये डायनामिक होती है ना, और ये कोई हैश फंक्शन यूज नहीं करती है टू स्टोर एलिमेंट्स। तो ये जो है इसकी स्पेशलिटी है कि एक्सटेंसिबल हैशिंग के अंदर हम कोई भी हैश फंक्शन को यूज नहीं करते। ये किस पे वर्क करता है, बिट्स पे वर्क करता है, यस, 0 और 1 पे वर्क करता है। क्लियर, तो इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारे पास दो चीजें होती हैं इसमें, एक होती है डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी, और एक होती है हमारे पास बकेट। ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, बोथ हमारी डायरेक्टरी और बकेट, इनके अंदर कुछ डेप्थ होती है। डेप्थ का मतलब क्या, साइज। ठीक है, जो कि हमारे नंबर ऑफ बिट्स के इक्वल होती है, जो कि बेसिकली हमारी कौन स्टोर करती है, डायरेक्टरी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, ये कॉमन एग्जांपल बेसिकली हम ले सकते हैं इसको। तो जैसे कि हमारे पास है 10 20 15, ठीक है 12 25 है, 30 है, 7 है, 11 है, 8 है। लेट्स से ये हमारे पास कीज है। हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन सबके बिट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो 10 का बिट क्या होता है बताओ, 10 का बिट क्या होता है, 10 को अगर हम बिट में करें कैसे करते हैं, हमारे पास होता है 1 2 4 8 16, है ना, ये सब होते हैं। तो हमें 10 आएगी, हमारे पास 10 की बिट आएगी 1010, है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो 1010 हमने क्या बना लेने हैं, पहले हमें बना लेनी है डायरेक्टरी और बकेट। सबसे पहले जो डायरेक्टरी बनती है वो हमारी 0 और 1 की बनती है। बकेट का जो है साइज हमें गिवन होता है, आपको क्वेश्चन में साइज गिवन है इसके 3, बकेट का साइज है 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ये है आपकी क्या, डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी आपकी बनती है 2, यहाँ पे आपके पास होगा 0, यहाँ पे आपके पास होगा 1। ठीक है, अब इसके नीचे जो है इसकी बकेट आएगी। ठीक है, इसकी बकेट आएगी, और इन बकेट्स का साइज क्या है, इन बकेट्स का साइज है 3। तो इसके अंदर क्या आएंगे, 3 ही कीज आएंगी। समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ पे आप लिखोगे क्या, लेवल 1 है ये, क्या कौन सा लेवल है, लेवल 1 है। अब जैसे कि यहाँ पे देखना है, अब हमें क्या करना है, हम एग्जामाइन क्या करेंगे, लास्ट बिट ऑफ डेटा। तो 10 की लास्ट बिट है 0, तो ये किस में चली जाएगी, 0 की डायरेक्टरी वाली बकेट में चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1010। आप चाहो तो बिट्स में लिखो, चाहो तो आप कीज लिख दो। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं 20। तो 20 का कैसे लिखेंगे हम, 20 को लिखेंगे 1 0 1
0 1 0 0 है ना, वापस 0 आ गया लास्ट में, तो 1 0 ये आ गया। अब उसके बाद आपके पास है 15। 15 को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 1 1, क्या लिखते हैं 15 को, 1 और 1, ठीक है, 1 1 1 1, आपको 15 मिल जाता है। अब लास्ट में क्या मिला, मुझे 1 मिला, तो अब ये चला जाएगा बकेट 1 के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका बिट्स। अब आता है 12, तो 12 को हम कैसे लिखते हैं, 12 को हम लिखते हैं 1 1 0 0, लास्ट में आ गया 0, तो 1 1 0 0। अब रुक जाओ, क्यों, मेरी बकेट का साइज क्या था, 3 था, एक भी बकेट जो है मेरी फुल हो गई, एक भी बकेट फुल हो गई, तो अब मुझे क्या करना है, अगर आगे मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना होगा, मतलब अगर वापस से 0 का कोई एलिमेंट आ गया तो मैं क्या करूंगी, तो मुझे जो है और अब डायरेक्टरीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं, जैसे कि 12 हो गया मेरे पास, अब देखते हैं 25, ठीक है। 25 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 25 को, 1 1 0 0 1, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। लास्ट में 1 आ गया, ठीक है, तो चलो ये तो यहाँ पे आ गया 1 1 0 0 1। अब किसको देखना है, देखना है 30 को, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 30 के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेस रखती हूँ दूसरी डायरेक्टरी बनाने, तो 30 का जो आता है वो क्या आता है मेरे पास, 30 के लिए अगर मैं देखूँ तो 1, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 1 1 0, है ना, ऐसे हम बना सकते हैं 30 को, क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे लास्ट में आ गया 0। अब मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकती क्योंकि बकेट का साइज तो फुल हो गया है ना, बकेट का साइज फुल हो गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डायरेक्टरी है इसको डबल करना पड़ेगा। मतलब पहले क्या था 0 1, यानी कि बिट्स कितने थे, 1 1 बिट थे, अब मुझे जो है बिट्स को कर देना होगा, यानी कि बढ़ा देना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 2 बिट्स आ जाएंगे। 2 2 बिट्स का मतलब है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये जो है मेरी बकेट, यहाँ पे डायरेक्टरीज जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो है हम करते हैं किसके अंदर, एक्सटेंसिबल हैशिंग के अंदर। अब जो है इसके नीचे आएगी मेरी बकेट, इसके नीचे आएगी क्या, मेरी बकेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरी बकेट आ जाएगी, सिंपली यहाँ पे मेरी इसकी भी बकेट का साइज वही रहेगा जो नॉर्मल हमें गिवन है, ठीक है, यही रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या आएगा, ये कौन सा लेवल हो गया, सेकेंड लेवल, तो यहाँ पे आप सेकेंड लेवल लिखोगे। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो यहाँ पे आपके 1 में है, 1 में तो सॉर्टेड है, अभी तक 1 में कोई और नहीं आया है, राइट, तो हम क्या करेंगे 1 को ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो है डेटा आपका कहाँ पे आएगा ये मैं आपको बताती हूँ लास्ट में, लेकिन चलो पहले देख लेते हैं। अब देखो इन सबको हमें वापस से देखना पड़ेगा, है ना, जो 0 में है, बस जो 0 में है उन्हें हमें वापस देखना है, 1 वालों को हमें छोड़ देना है। 1 वाले कौन से थे मेरे, ये वाला था, तो इसको मुझे छोड़ देना है, और ये क्या था 25, तो 15 और 25 सॉर्टेड है। यहाँ पे हमें इन दोनों को देख लेना है, तो हम कैसे देखेंगे इनको, देखो 10 है मेरे पास, तो 10 के लास्ट में क्या आ रहा है, अब मुझे 2 बिट्स को देखना है, तो ये 1 0 आ रहा है, तो मुझे 1 0 वाला यहाँ पे पुट कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 0, क्लियर। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है 0 0, तो ये इधर आ जाएगा 0 0 में, 1 0 1 0 0। अब उसके बाद ये मुझे 15 नहीं देखना है, 12 में देखूंगी यहाँ पे 0 0, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। उसके बाद 25 नहीं देखना है, 30 देखूंगी मैं, है ना, 30 क्या है यहाँ पे 1 1 1 1 0, 1 0 है लास्ट में, तो 1 0 यहाँ पे आएगा, क्लियर। अब 1 0 हो गया, चलो 30 भी हो गया। अब 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 को हम लिखते हैं 1 1 1, है ना, 1 1 1। अब 1 1 1 हमने लिख दिया, तो ये लास्ट में क्या है 1 1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। अब 7 हो गया। अब 11 देखते हैं, तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 0 1 1 1 0 1 1, है ना, तो लास्ट में वापस से 1 1 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 1, ठीक है। बस ये याद रखना है कि अगर एक भी हमारा जो है बकेट साइज के ऊपर चला जा रहा है, तो मुझे वापस से, अब ये जो 0, ये जो है अब 2 बिट्स के थे, अब मुझे 3 बिट्स की बकेट्स बनानी पड़ेंगी, क्लियर, डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, एंड फिर बकेट्स की साइज जो 3 रहेगी, ठीक है। अब 8 को देखते हैं, तो 8 को हम कैसे लिखते हैं, सिंपल 1 0 0 0, तो अभी लास्ट में 0 0 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0। तो अब जो है हमारा सारी की सारी कीज जो है वो हो गई है सेट, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा बन गया है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे मैनर में भी दिखा सकते हो कि आप यहाँ पे नंबर लिख दो, एंड ये जो लेवल 1 है इसके बाद आप ये लेवल 2 दिखाओ, क्लियर है ना। तो ये लेवल यहाँ पे, अब मैंने आपको बोला था इसके बारे में बताऊंगी, है ना? तो अभी मैंने आपको बोला था कि मैं ये वाले 1 के वाले में बताऊंगी कि ये जो है ये वाले एलिमेंट्स आपको कहाँ पे स्टोर करने हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे आपको स्टोर करने होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है लास्ट में 1 है, ठीक है, लास्ट में 1 हमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें डबल वाला नहीं कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, तो ये जो है आपके सिंपल आके ये वाली जो बकेट है इसमें स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, 1 0 0 1, क्लियर। तो ये थे आपका एक्सटेंसिबल हैशिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के, आप देखो तो क्वाड्रेटिक प्रोब
प्रोबिंग के भी सबके। तो ये जो सारी चीजें ये मैंने अच्छे से आपको नोट्स में दे दी हैं, और एक मैं अपना भी आपको प्रोवाइड करूंगी नोट्स के अंदर, जो कि मैंने डीएसए के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं यूनिट 1 के, ठीक है। तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी एंड डेफिनेटली आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म की। यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड यू विल गेट एडेड। सेमेस्टर 4 के आपको सारे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। डेफिनेटली अगर यहाँ की बात करें तो हैशिंग वाला यूनिट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। बहुत ज्यादा इजीली हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। अब अगर आपको इनके कोड्स चाहिए, ठीक है, जैसे कि मेरे पास लीनियर प्रोबिंग वाले विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद चेनिंग, विदाउट चेनिंग, ये वाले कॉन्सेप्ट्स के यूजिंग लिंक लिस्ट, ये सारे कोड्स मैंने नोट्स में देके रखे हैं, है ना। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उनके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगी आपके लिए। एंड डेफिनेटली अगर बायलक एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आप उनको लिख सकते हो, अदरवाइज डीएसए की प्रैक्टिस तो होगी ऑब्वियसली। तो ये वाली चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी थ्योरेटिकली जो है हमारा यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप खुद जो है कर सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप उनको जो है थोड़ा सा देख सकते हो, अदरवाइज नोट्स में मैंने सारी चीजें जो है आपके लिए मेंशन कर रखी है, आपको जस्ट जाके वहां पे पढ़ना है एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लेना, आप अगर हो अभी, नहीं तो अगर आप नहीं हो तो ले लो नोट्स एंड डेफिनेटली आपको जो है आप रिवाइज कर सकते हो उसके अंदर एंड आपको हर चीज एकदम परफेक्ट मैनर में मिल जाएगी। क्लियर। तो चलिए ये हो गया। एक बार आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि जाके आप पीवाईक्यूज जो है वो देख लेना, ताकि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाए एंड आपको इजी लगे, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं ये हैशिंग वाली चीजें जो है वो कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक था हैशिंग का, लेकिन अगर आप वही कोड में देखो तो कोड जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि हमें ऑफकोर्स लॉजिक लगाना होता है एंड वही लॉजिक हमने इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर सीखा है, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल। अब आप चाहो कोई भी लैंग्वेज के अंदर, तो वो मुझे आप अगर बता रहे हो कि आपको कोड चाहिए तो साइड में आप लैंग्वेज भी बता देना, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, C++, जावा, सी, व्हाटएवर यू वांट, तो वो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर आपको डीएसए यूनिट 1 अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे बताना एंड डेफिनेटली इस बार अगर आप का मुझे इंटरेस्ट दिखेगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज आई हैव कमिटेड टू गिव नोट्स एंड वो नोट्स मैं हमेशा दूंगी, ठीक है। नोट्स जो है जिन लोगों से मैंने कमिट किया है, जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं डेफिनेटली, तो उनका ट्रस्ट जो है आई हैव टू फॉलो दैट एंड नोट्स आपको मिलेंगे, हर चीज मिलेगी रिटर्न फॉर्मेट में वहां पे, लेकिन वीडियोस तभी मिलेंगी जब आपको इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली। तो इफ आई विल गेट कि हाँ आपको जरूरत है एंड यू आर मेकिंग मी फील कि यस यू आर वॉचिंग द वीडियोस, definitely not at exam time, definitely you are watching every जब मैं अपलोड कर रही हूँ that time। तो चलिए वो मुझे बताएगा कि यस आपका इंटरेस्ट है या नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। तो बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली, एंड जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसके आंसर जरूर दे देना। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।